नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, वीडियो हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का पेपर आपका 12 दिसंबर को होने वाला है। आप सभी के पास करीब करीब पूरे 2 दिन बचे हैं। ऐसे में इन 2 दिन का सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना, इन 2 दिन के अंदर अपने एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को केवल वही टॉपिक प्रिपेयर करने हैं जिनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। आज की वीडियो जुड़ी रहेगी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट नाम के सब्जेक्ट से रिलेटेड। और आज की वीडियो के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, यूनिट 1 के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग वन शॉट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप सभी को जरूरत रही तो आपको यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 भी मिल जाएगी। और लास्ट में जाके आपको एक वन शॉट भी मिलेगा जो कंपाइलेशन होगा इन 5 वीडियो का, जहां पे आपको इकट्ठे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो के अंदर आपके 18 नंबर कंफर्म हो सकते हैं। मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आपकी वीडियो, आज की वीडियो आप सभी ने अच्छे से यूटिलाइज कर ली, सारे कॉन्सेप्ट को, जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उनको आप लोगों ने मेमोराइज कर लिया, लर्न कर लिया और अच्छे से प्रेजेंट कर दिया ना, तो आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर न केवल पास हो पाएंगे बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। बहरहाल ज्यादा बातें न करते हुए चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की यूनिट 1 का पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखिए, पिछली वीडियो के अंदर भी माय डियर फ्रेंड्स मैंने बताया था, जो आपका चैप्टर का टाइटल है जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के नाम से जानते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 मुद्दों पर एक सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले आपको मैनेजमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। मैनेजमेंट के मीनिंग के बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो करीब करीब हर बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है और होना भी चाहिए क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही यही है। तो यहां पे सबसे पहले आपको समझना है मैनेजमेंट का अपना क्या मीनिंग होता है। देखिए, अगर आप लोग एकदम 100% सटीक डेफिनेशन आज तक किसी ने प्रोवाइड नहीं की है, जितने भी मैनेजमेंट गुरुज को आप सभी सुनेंगे तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप अपने एग्जामिनेशन के लिहाज से केवल मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन चूज करना चाहते हैं ना, तो आप लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट का मतलब यह है कि आप लोगों को लोगों से काम कराने की कलाकारी आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके पास एक ऐसी आर्ट होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल करके हम लोग लोगों से अपना काम निकलवा सके। इसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। बाकी मैनेजमेंट के अंदर आपका कंट्रोलिंग भी आता है, डायरेक्टिंग भी आता है, मोटिवेशन भी आता है, प्लानिंग भी आता है, ऑर्गेनाइजिंग भी आता है, स्टाफिंग भी आता है। ये अलग अलग चीजें हैं जिनको हम लोग अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सिंपल वर्ड में अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहते हैं ना आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से मैनेजमेंट की, तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग कहेंगे मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। अभी अभी मैंने बताया ना, थ्रू द पीपल बाय गाइडिंग, कंट्रोलिंग एंड द इंटीग्रेटिंग देयर एफर्ट्स। माने उनको गाइड करना है, उनको कोऑर्डिनेट करना है और उनको उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके हमें चीजों को निकलवाना, काम करवाना, गेटिंग थिंग्स डन। इस कलाकारी को, इस आर्ट को माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या कहते हैं, इस आर्ट को हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट। सिंपल वर्ड में आपसे इसको लिख के आ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, वैसे अगर आप लोग थोड़ी सी और डिटेल में जाके लिखना चाहे तो आप लोग कहेंगे मैनेजमेंट अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग प्लानिंग करते हैं, जहां पे हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, जहां पे हम लोग स्टाफिंग करते हैं, जहां पे हम लोग कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग करते हैं और जहां पे हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये सारे माय डियर फ्रेंड्स आपका जो मैनेजमेंट है, जिसको आप लोग मैनेजमेंट कहते हैं, ये सारी चीजें मैनेजमेंट के फंक्शन है। ये भी आपको थोड़ा समझना है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपको एक्सप्लेन करना है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को, तो आप लोग क्या कहेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यानी आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, सबसे पहले होता है प्लानिंग, फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर होता है स्टाफिंग, फिर होता है आपका डायरेक्टिंग और फिर होता है आपका कंट्रोलिंग। यानी कि POSDC से आप लोग इसको शॉर्ट एब्रिविएशन में याद कर सकते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग से इसको याद कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा
प्रोसेस जहां पर आप लोग प्लानिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग भी करते हैं। किसका सब ये, यानी कि प्लानिंग किसकी होगी, ऑर्गेनाइजिंग किसकी होगी, स्टाफिंग किसकी होगी, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग किसकी होगी, याद रखिएगा, द एफर्ट्स ऑफ द पीपल एंड यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, यानी कि आपको एफर्ट्स, पीपल के एफर्ट्स की बात हो रही है और यूज क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को यूज करना है टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, माने कि आपको रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करके कम से कम समय में इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आपको ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है। उसमें आप लोग प्लानिंग भी करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी करते हैं, स्टाफिंग भी करते हैं, डायरेक्टिंग भी करते हैं, कंट्रोलिंग भी करते हैं। इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात और आप लोगों को याद रखनी है, जो मैंने पीपीटी में भी डाली हुई है, कि अगर आप लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट अपने आप में माय डियर फ्रेंड्स आपका एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये आपको याद रखना है। प्लस में याद रखिएगा ये आपका एक डायनामिक प्रोसेस रहने वाला है। डायनामिक का मतलब जो बदलता रहता है, जो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा अपने आप में मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस और डायनामिक प्रोसेस है। ये भी आपको लिख के आना है। समझ में आया? तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, पहले तो मैनेजमेंट को ही एक्सप्लेन करो। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे ना, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी की इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, कि अपने आप में मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी का मतलब मैनेजमेंट का मेन मोटिव ही यही रहता है कि पीपल्स के जो ऑब्जेक्टिव को अलाइन करना और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ की, ताकि हम लोग एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशनल गोल को टाइम रहते अचीव कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें डिसीजन मेकिंग एंड द लीडरशिप इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे हम लोग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज पर फोकस करके चलते हैं और यहाँ पे प्रेजेंट होता है हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। हर एक फील्ड के अंदर आपको मैनेजमेंट जरूरी है, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपका बिजनेस किसी भी तरीके का हो, किसी भी तरीके की प्रेजेंस रखता हो, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। तो ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स मैनेजमेंट को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इतना अगर आप लोग लिख के आए मैनेजमेंट के अंदर, तो दिस इज मोर देन इनफ, ये आपको थोड़ा समझना है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे अब मेजरली तो 3 क्लासिफिकेशन होती हैं, लेकिन आपको याद रखना है जब भी आप लोग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो मैंने यहाँ पे आपके 2 तरीके के ऑब्जेक्टिव डाल रखे हैं, याद रखिएगा। पहला है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। मेजरली आप लोग क्या कहेंगे जब भी माय डियर फ्रेंड्स किसकी बात करते हैं, आप लोग मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बात है, तो हम लोग यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव लिख के आएंगे। एक आपका क्या रहेगा, एक माय डियर फ्रेंड्स आपका ऑर्गेनाइजेशनल रहेगा। क्या रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव आपका ऑर्गेनाइजेशनल रहेगा और दूसरा ऑब्जेक्टिव माय डियर फ्रेंड्स आपका सोशल ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब इन दोनों के बारे में आपको थोड़ी मालूमात हासिल होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है और सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के ऊपर फोकस करते हैं, ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। यानी कि हम लोग 3 चीजों पर फोकस करते हैं। पहला हम लोग किसकी बात करेंगे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइवल करे, ठीक है ना। हम लोग दूसरी किसकी बात करेंगे, हम लोग उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से पहले हम लोग किसकी बात करेंगे कि वो क्या करे, ग्रोथ करे माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद वो जो ग्रोथ होना वो आपकी क्या हो, आपकी वो जो ग्रोथ है वो आपकी प्रॉफिटेबल हो। क्लियर है? इन तीनों चीजों पर फोकस किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सर्वाइवल को इंश्योर करना, प्रॉफिट को इंश्योर करना और ग्रोथ को इंश्योर करना, ये सारा काम किसका होता है, मैनेजमेंट का होता है। यही ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का। अगर आप लोग सोशल की बात करते हैं, तो सोशल के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपके इंप्लॉयज आ जाते हैं, आपकी सोसाइटी आ जाती है, तमाम जितने भी लोग आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का पहला सोशल गोल क्या है, हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट से रिजनेबल प्राइस के ऊपर ऑफर करें, हमारे पास जितने भी इंप्लॉयज हैं उनको फेयर वेजेस प्रोवाइड करें, गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रखें कि हमारी वजह से कोई इन्वायरमेंट में कोई एक तरीके से प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी थ्रू द CSR, ठीक है ना, या फिर आप लोग डोनेशन वगैरह की भी बात कर सकते हैं। इन तमाम तरीके का इस्तेमाल करके हम लोग सोसाइटी के अंदर डोनेशन करें। तो सवाल क्या है, सवाल है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने
दो ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करना है, सोशल ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करना है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट हो और प्रॉफिट के साथ ग्रोथ भी हो विद एथिक्स, नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसको आपको याद रखना है। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम जो भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट हो, रीजनेबल प्राइस के ऊपर हो, और जो एम्प्लॉयज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनको एक सही वातावरण के साथ, एक सही वर्किंग कंडीशन के साथ सही उसका रेमुनेशन मिले, मेहनताना मिले, सैलरी मिले, वेजेस मिले। उसके अलावा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके चले। उसके बाद हमको सोसाइटी के अंदर भी कंट्रीब्यूशन करें, चाहे वो डोनेशन की हेल्प से हो या सीएसआर की हेल्प से हो, व्हाटएवर यू कैन से। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। पेपर के अंदर पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है लिमिटेशन। क्या है आपकी लिमिटेशन? लिमिटेशन को आपको जरूर अपने ख्याल में रखना है और चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करना। देखिए, सबसे पहले लिमिटेशन है आपकी कॉस्टली प्रोसेस होता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट टीम होती है और मैनेजमेंट जो करते हैं लोग, वो हाईली वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं और हाईली वर्किंग प्रोफेशनल लोगों की एक अच्छी खासी रेमुनेशन होता है, सैलरी होता है, एक तरीके से उनकी इनकम होती है। ठीक है, तो आपको समझना क्या है? आपको समझना है जब भी आप लोग मैनेजमेंट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं, तो अपने आप में मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है और काफी कॉस्टली प्रोसेस भी है, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा खासा पैसा हमें खर्च करना पड़ता है। दूसरा याद रखिएगा, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, माने यहाँ पे अच्छा खासा समय लगता है, मैनेजमेंट करने में काफी समय कंज्यूम होता है। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। दूसरा ये है अनसर्टेन इन्वायरमेंट। अनसर्टेन इन्वायरमेंट का मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बदलती रहती है, जिनके अंदर अनसर्टेनिटी होता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी होता है। जैसे अगर आप लोग कहेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात कर लीजिए, इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर लीजिए, या फिर आप लोग कंपटीशन की बात कर लीजिए और टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर बनी रहती है। क्लियर? अगला जो लिमिटेशन रखना है हमें, वो है ह्यूमन फैक्टर लिमिटेशन। माने यहाँ पे मैनेजर्स जो वर्क करते हैं वो लोगों के साथ करते हैं और लोगों के अलग अलग एटीट्यूड होते हैं, इमोशंस होते हैं और उनकी जरूरत और बिहेवियर होते हैं, जो अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन को एंड रिड्यूस कर देते हैं एफिशिएंसी को। ठीक है, उसके बाद आप लोग कहेंगे इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। मैनेजरल डिसीजन डिपेंड करते हैं डेटा के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर, और अगर इंफॉर्मेशन के अंदर गड़बड़ है, डेटा के अंदर गड़बड़ है, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपका जो रिजल्ट होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं गलत साबित होगा। माने ये है कि ये सारी लिमिटेशन है। कॉस्टली प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, अनसर्टेनिटी इन्वायरमेंट होता है, अनसर्टेन इन्वायरमेंट और ह्यूमन फैक्टर लिमिटेशन होता है, अलोंग विद द इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे रहती है। क्लियर? समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर रही होगी, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पहला सवाल था, लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या पूछा गया था आपसे पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड लिमिटेशंस। तीनों चीजें आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये कर दिया तो माय डियर फ्रेंड्स आपका काम हो गया है। क्लियर? तो ये पहला सवाल था जो आपकी यूनिट 1 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या कहता है, ध्यान रखना, अगला सवाल काफी अहम हो जाता है। अगले सवाल के अंदर हमें बताना है मेजर फॉर्म ऑफ द बिजनेस ओनरशिप, यानी कि बिजनेस ओनरशिप की मेजर फॉर्म क्या है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंडिया की बात करते हैं, सबसे पहले तो आप लोग ये बात समझिए, इंडिया के अंदर है ना, जो भी बिजनेसेस है ना, वो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको बिजनेस का कंट्रोल कैसा रखना है। सबसे पहला फैक्टर ये रहता है। ठीक है, दूसरा माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे आपका जो फैक्टर रहेगा, आप लोग ले लीजिए कि आपको लायबिलिटी कैसा चाहिए। जब एक बिजनेस चलता है ना, तो उसकी अपनी एक लायबिलिटी होती है, ये भी आपको समझना है। एग्जैक्टली आपको कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना है, इसके ऊपर भी चीजें डिपेंड करती हैं। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी, एग्जैक्टली आपको बिजनेस कितना लंबा, कितने लंबे समय तक चलाना है, कॉन्टिन्यूटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, टैक्सेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना टैक्सेशन चाहिए, और भी मल्टीपल फैक्टर्स है। मतलब हम ये कह सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेसेस होते हैं जो डिफर करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द कंट्रोल, ऑन द बिहाफ ऑफ द लायबिलिटी, ऑन द बिहाफ ऑफ द कैपिटल, ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉन्टिन्यूटी एंड द टैक्सेशन। तो इसका मतलब हमारी जो जो जरूरतें हैं, जिस तरीके का कंट्रोल चाहिए, जिस तरीके का लायबिलिटी चाहिए, जिस तरीके की कैपिटल हमारे पास है, जिस तरीके की स्किल हमें चाहिए, उन सब के बिहाफ पे
अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एग्जिस्ट करती है, यानी कि जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप है ना वो हमारे पास अलग अलग एग्जिस्ट करती है। जैसे सबसे पहले हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं, पार्टनरशिप के अंदर ही एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करते हैं, उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं, जहां पे आप लोग माय डियर फ्रेंड्स आप पब्लिक कंपनी आ गया, प्राइवेट कंपनी आ गया, ओपीसी की आप लोग बात कर लीजिए, 1% कंपनी आ गया। तो यानी कि हमारे पास इन तमाम फैक्टर के बिहा पे मल्टीपल ओनरशिप फॉर्म होते हैं, जिनको हमें आज की वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करना है। अब सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूछ लेगा एक्सप्लेन द मेजर फॉर्म ऑफ द बिजनेस ओनरशिप, या दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये फलाने फलाने जो ओनरशिप है इनको एक्सप्लेन करो। जैसे मान लीजिए पूछ लिया आपसे सोल प्रोप्राइटरशिप को एक्सप्लेन करो, पार्टनरशिप को एक्सप्लेन करो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एक्सप्लेन करो। इस तरीके के सवालात आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा कौन सा कैटेगरी है भाई और बहनों, सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है जहां पे बिजनेस का ओनर, मैनेजर और इंप्लॉयर सब कुछ कौन होता है, सिंगल आदमी होता है। यहाँ पे ना तो कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, ना किसी की अनुमति लेने की जरूरत है। यानी आप लोग ये कह सकते हैं सर आप जब भी सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं ना, तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय ए सिंगल इंडिविजुअल होता है। यानी कि एक ऐसा बिजनेस जिसका ओनर भी सिंगल मालिक है, वही मालिक आपका मैनेजर है, वही क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसको क्या कहते हैं, सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल किया गया बिजनेस, जो क्या कहलाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। इसकी कुछ फीचर्स है जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपका सिंगल ओनर होता है, लायबिलिटी याद रखिएगा अनलिमिटेड होती है, और यहां पे इसको बनाना और डिसोल्व करना, यानी कि इसकी फॉर्मेशन की आप लोग बात करते हैं, प्लस में इसकी डिसोल्यूशन की बात करते हैं। ये आपको थोड़ा याद रखना, ठीक है। फॉर्मेशन और डिसोल्व करना आसान होता है। तीसरा क्या, डायरेक्ट एंड कंट्रोल एंड क्विक डिसीजन होता है। कोई मल्टीपल लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, तो डिसीजन अपने आप लेना है, तो क्विक डिसीजन वाला यहाँ पे मामला देखने को मिलता है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहली बात तो कैपिटल की लिमिटेशन है कि आप लोगों के पास जितना कैपिटल है ना आप उतना इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो यानी कि आपकी एक लिमिट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड रहता है। स्किल्स भी लिमिटेड होता है, क्योंकि अकेला बंदा है, आप मैन पावर को हायर कर नहीं सकते। सोल प्रोप्राइटरशिप है तो यहाँ पे मैन पावर हायर नहीं होता है, तो जो आपको आता है वो आता है, डेट्स इट। ग्रोथ फैक्टर बहुत कम हो जाता है, इसको भी आपको समझना है। किसके लिए बेस्ट है, स्मॉल दुकान के लिए बेस्ट रहने वाला है, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए बेस्ट रहने वाला है, लोकल सर्विस के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो पहला कैटेगरी क्या था माय डियर फ्रेंड्स, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप था। दूसरा क्या है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब एक ऐसा वॉलंटरी एसोसिएशन, इच्छा से इकट्ठा हुए दो लोग जिन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हम लोग भविष्य में एक बिजनेस को मिलकर के बनाएंगे और उसके प्रॉफिट को शेयर करेंगे। हालांकि लॉस भी शेयर करते हैं, डेफिनेशन में लिखा नहीं जाता है लॉस को, ठीक है ना, सिर्फ किसकी बात हो रही है, प्रॉफिट की। या आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, ऐसा कोई नियम भी नहीं होता कि आपको लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं, पार्टनरशिप अपने आप में एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग एग्री करते हैं। क्या करते हैं, एग्री करते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो एग्रीमेंट बनता है ना, उसको यहाँ पे आप लोग किस नाम से जानते हो, उसको आप लोग नाम जानते हो पार्टनरशिप डीड के नाम से। आपने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। आप लोग किस नाम से जानते हो, पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हो। टू कैरी ऑन ए बिजनेस एंड शेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस, इसको क्या कहते हो, पार्टनरशिप कहते हो। याद रखिएगा पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 लोगों की हमें जरूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा मिनिमम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम 50 एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 50 मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं। और इसको गवर्न करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, काफी डिटेल में ये आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ाया गया होगा, आपके सब्जेक्ट है, आई थिंक पहले सेमेस्टर के अंदर ही है। तो ये आपका बिजनेस लॉ है, और बिजनेस लॉ के अंदर पूरा एक चैप्टर है किसका, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, ठीक है ना। शेयर्ड कैपिटल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे ये जो कैपिटल और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पॉइंट आपका सेम रहने वाला है। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। समझ आए, तो पार्टनरशिप है, इसके बारे में लिख दीजिएगा। अलॉन्ग विद याद रखिएगा यहाँ पे कितने तरीके के पार्टनर होते हैं, ये भी लिख सकते हैं। एक्टिव पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर होता है, नॉमिनल पार्टनर होता है, और पार्टनर बाय एस्टोपल होता है। ये 4 तरीके के पार्टनर होते हैं, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। लिमिटेशन के अंदर आप लोग कह सकते हैं सर सबसे पहली बात तो इसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही रहने वाला है। किसके लिए सूटेबल है, प्रोफेशनल के लिए। प्रोफेशनल जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए या लॉयर हो गए, स्मॉल ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, सबके लिए क्या है ये मॉडल या फिर ओनरशिप फॉर्म
सूटेबल रहने वाला है। क्लियर? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या रहने वाला है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है ना? हिंदू फैमिली बिजनेस वो ट्रेडिशनल बिजनेसेज होते हैं जो पिछले समय से चलते आ रहे हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, यानी आप लोग क्या कहेंगे, इट इज ए यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस फाउंडेड इन इंडिया। अच्छा, ये केवल इंडिया के अंदर पाया जाता है। गवर्नड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। इसको गवर्न कौन करता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न करता है। इसकी कुछ फीचर्स है जिनको आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। क्या क्या फीचर है यहाँ पे याद रखिएगा? पहली फीचर है मेंबरशिप बाय बर्थ हो जाता है, यानी कि जन्म के साथ मेंबर बन जाते हो। ठीक है ना? हालांकि जो बिजनेस को कंट्रोल करता है वो सबसे बड़ा एल्डेस्ट मेल होता है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, फीमेल भी हो सकता है, जिसको आप लोग कर्ता कहते हो। और याद रखिएगा कर्ता का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होता है। क्लियर है? क्या होता है आपका? अनलिमिटेड होता है। बाकी जो मेंबर बच गए ना उनको कहते हैं को पार्टनर, और इनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। ये भी आपको थोड़ा अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। समझ में आया? इस बात को भी ख्याल में रखिएगा। और ये जो एक ऐसा बिजनेस है जो कंटिन्यू रहता है, अगर आपका मेंबर की डेथ भी हो जाती है ना तो भी ये कैसा रहता है? अनअफेक्टेड रहता है। क्लियर है? बेस्ट किसके लिए है? ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस के लिए ये वाली ओनरशिप फॉर्म बेस्ट रहने वाली है। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग कहते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगेन पार्टनरशिप फर्म की तरह एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, यहां पे आप लोग लिख देंगे, जहां पे पर्सन कम टुगेदर एंड टू प्रमोट देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि वो क्या करते हैं? एक कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए इकट्ठा होते हैं, एक वॉलंटरी एसोसिएशन बनाते हैं जिसको आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। इसकी कुछ फीचर्स है जो आप लोग एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हो। क्या क्या फीचर है? देखिए, सबसे पहली फीचर है ये इसको गवर्न करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे होता है वन मैन वन वोट प्रिंसिपल, ये भी आपको याद रखना है। एंड सर्विस मोटिव इंस्टेड ऑफ द प्रॉफिट मोटिव, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहाँ पे जो कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड होती है एंड डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और यहाँ पे 3 तरीके के टाइप्स आप लोग पढ़ते हो, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, उसके बाद प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, ये तीनों आपको पेपर के अंदर लिख के आने हैं। किसके लिए बेस्ट रहता है? लो इनकम ग्रुप के लिए, स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए एंड द कंज्यूमर के लिए ये वाला ओनरशिप फॉर्म बेस्ट रहता है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है? इसके अलावा क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है जिसको फॉर्म्ड किया जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ये आपको याद रखना है, विद ए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर से एक सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ, आइडेंटिटी के साथ यहाँ पे एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को अंडर द एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 क्रिएट किया जाता है, जिसको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। और यहाँ पे दोनों तरीके की कंपनी बन जाती है, आपकी प्राइवेट भी बन जाती है और आपकी पब्लिक भी बन जाती है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, भी हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छा, फीचर्स की बात करते हैं तो ये मैंने बता दिया, सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर, ये आपको थोड़ा याद रखना है। परपेचुअल सक्सेशन माने आफ्टर द डेथ ये चलता रहेगा। ट्रांसफियरेबल ऑफ द शेयर होता है, ये आपका पब्लिक के अंदर होता है। किसमें होता है? आपका पब्लिक के अंदर होता है। ठीक है? उसके बाद आप लोग कहेंगे लार्ज कैपिटल थ्रो शेयर इश्यूज होता है। अब यहाँ पे टाइप की बात करें तो एक प्राइवेट कंपनी होता है, एक पब्लिक कंपनी होता है। प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स आप लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर होंगे, और कैन नॉट इनवाइट पब्लिक को आप लोग कर सकते हो टू सब्सक्राइब द शेयर। वही पब्लिक कंपनी के अंदर आप लोग पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मिनिमम कम से कम 7 मेंबर की यहाँ पे जरूरत होती है। बेस्ट किसके लिए है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे आप ऑटोमोबाइल की बात कर लीजिए, टेलीकॉम की बात कर लीजिए, बैंकिंग या स्टील की बात कर लीजिए, इन तमाम चीजों के लिए ये वाला मॉड्यूल बेस्ट रहने वाला है। इसके अलावा एक और चीज है जिसको आप लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है? ये है तो पार्टनरशिप लेकिन विद लिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एलएलपी या हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप एंड द कंपनी, यानी कि पार्टनरशिप और कंपनी को कंबाइन करके, इनकी फीचर्स को कंबाइन करके किसको बनाया गया? एलएलपी को बनाया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को, जिसको गवर्न कौन करता है? एलएलपी एक्ट 2008। यहां पे एक चीज और याद रखिएगा, यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एलएलपी की भी लीगल एंटिटी अलग होती है, और यहां पे जो लायबिलिटी है लिमिटेड होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है पार्टनरशिप की, और नो लिमिट और मैक्सिमम पार्टनर, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है?
तो बहुत बेसिक सा सवाल यही आता है कि अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेसेस क्या हैं, इनके ऊपर एक सवाल आपको एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप अपने विवेक से, अपने हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, 2 या 3 ही सवाल बने हैं। अगला क्वेश्चन केवल आपके ग्रेजुएशन के लिहाज से ही बनाया गया है, जहां पे 3 अलग अलग मॉडल हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कीजिएगा। सबसे पहला है माय डियर फ्रेंड्स, क्या बोलते हो, ब्रिक एंड मोटर। दूसरा बोलते हो क्लिक एंड ब्रिक, और तीसरा क्या होता है, क्लिक बिजनेस फॉर्मेट। ठीक है ना, 3 तरीके के फॉर्मेट हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक एंड मोर्टल बिजनेस। देखिए, ये जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है ना, जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, जिनके ऑफलाइन सेंटर्स होते हैं, जहां पे कस्टमर जाता है, प्रोडक्ट को फील करता है, टच करता है, देखता है, यूज करता है और फिर खरीदता है, जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस हैं जो फिजिकल स्टोर के थ्रू एक तरीके से ऑपरेट होते हैं, उस मॉडल को क्या कहा जाता है, ब्रिक एंड मोर्टल बिजनेस। बस सिंपल सा मुद्दा ये है। और इसके फीचर्स क्या, देखिए यहाँ पे कस्टमर विजिट कर सकता है शॉप को फिजिकली, ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कर सकता है पर्सनल इंटरेक्शन विद द टीम, एंड फिजिकल डिस्प्ले होती है प्रोडक्ट्स की, एंड लिमिटेड टू द ज्योग्राफिकल एरिया। यहाँ पे लेकिन ये जो ज्योग्राफिकल एरिया की लिमिटेशन है, कस्टमर की लिमिटेशन है, वो लिमिटेड रहती है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, रेंट भी होता है, स्टाफ भी होता है और यूटिलिटी भी होता है। लोकल शॉप, शोरूम्स और जो जितने भी सुप्रीम मार्केट हैं, सुपर मार्केट सॉरी, एंड बैंक, जो रेस्टोरेंट से, तमाम किसके एग्जांपल हैं, इसी मॉड्यूल के एग्जांपल है। माने जो भी आप लोग स्टोर देखते हैं ना, फिजिकल जो स्टोर होता है, वही क्या होता है, ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस होता है। वही जो सेकंड टाइप है ना, सेकंड टाइप जिसको क्लिक बिजनेस कहते हैं, क्लिक बिजनेस का मतलब प्योरली ऑनलाइन बिजनेस जो होगा उसको क्या बोलेंगे, क्लिक बिजनेस बोलेंगे। फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, आपका अमेजोन हो गया और नायका हो गया, ये कुछ ऐसी एग्जांपल हैं जो क्लिक बिजनेस के अंदर, क्लिक बिजनेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो प्योरली ऑनलाइन ऑपरेट होते हैं। दीज आर ऑपरेटेड ओनली थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विदाउट एनी फिजिकल शोरूम। इनको क्या कहते हैं, क्लिक बिजनेस कहते हैं। इनकी कुछ अपनी लिमिटेशंस है, कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। जैसे ये एंटायरली इंटरनेट बेस्ड बिजनेस होते हैं, कस्टमर प्लेस ऑर्डर ऑनलाइन, ठीक है, वो आप फिजिकली अपने कस्टमर जो प्रोडक्ट है उसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते हैं, एंड लार्ज ज्योग्राफिकल रीच होती है। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि हिंदुस्तान के या पूरी दुनिया के किसी भी कोने से आपका प्रोडक्ट बिक सकता है, ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं होती हैं। और ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होती है, ना रेंट देना है, ना स्टाफ रखना है, ना यूटिलिटी की टेंशन है, ना इलेक्ट्रिसिटी की टेंशन, ना वाटर की टेंशन। पूरा का पूरा मामला कैसा है, ऑनलाइन है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लो हो जाती है। एंड रिलाइज ऑन द डिजिटल पेमेंट, और किसके ऊपर रहता है, ये डिजिटल पेमेंट के ऊपर, वेबसाइट और एप्स के ऊपर क्या करता है, रिलाई करता है। मैंने बता दिया, अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, और जितने भी ऑनलाइन ओनली स्टार्टअप्स है वो सब किसके एग्जांपल हैं, क्लिक बिजनेस के एग्जांपल है। इसके अलावा ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन दोनों को मिला देते हैं, क्लिक एंड ब्रिक बिजनेस को मिला देते हैं, तो यह हाइब्रिड बिजनेस बन जाता है। यानी कि आपने क्या किया, ऑनलाइन प्लस में ऑफलाइन दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो कैसा बिजनेस मॉडल बन गया, क्लिक एंड ब्रिक बिजनेस बन गया। यानी कि फिजिकल स्टोर भी है और ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। जैसे हम अपनी बात करें तो ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, अपनी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। प्लस में जो भी कस्टमर है वो हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट भी कर सकता है। तो अगर आप लोग इस तरीके की क्लासेस देते हो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, तो किस कैटेगरी में जाएगा, क्लिक एंड ब्रिक बिजनेस की कैटेगरी में जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ड्यूअल प्रेजेंस होती है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, वाइडर कस्टमर रीच होती है, ऑफलाइन भी बच्चा आपके पास आ सकता है, मतलब कस्टमर, और आपका ऑनलाइन भी, ठीक है। एंड ऑफर कन्वीनियंस एंड द फिजिकल इंस्पेक्शन, यहाँ पे दोनों चीजें होती हैं। फिजिकल है तो आप फिजिकली विजिट कर सकते हो, हायर इन्वेस्टमेंट बट बेटर कस्टमर सर्विस, ऑब्वियस सी बात है। एंड यूजफुल फॉर द बिजनेसेस वांटिंग बोथ लोकल एंड ऑनलाइन मार्केट, जिनको दोनों तरीके की मार्केट चाहिए ना, वो क्या कहलाते हैं, वो उनके लिए मॉडल बेस्ट रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये भी काफी स्टार क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है इस यूनिट का, इसको भी माय डियर फ्रेंड्स आपको प्रिपेयर करके जाना है। क्लियर, ये एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम के अंदर शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसको डाउनलोड करके अच्छे से याद कीजिएगा। केवल जो 5 क्लासेस में लेने वाला हूं उनको कंडक्ट कर, उनको आप लोग अटेंड कर ले, और जो जो चीजें मैंने जो 5-7 क्वेश्चन आपको बताए हैं ना, इनको याद कर ले। गारंटेड आप लोगों को कोई भी बहुत अच्छा स्कोर करने से रोक नहीं सकता। ना केवल पास होने की बात कर रहा हूं, थोड़ी थोड़ी बातें सिंपल लैंग्वेज में लेके आया हूं, एग्जाम ओरिएंटेड सारा सिस्टम बनवाया हुआ है, ताकि आप लोग बहुत आराम से याद कर सके, दिमाग के अंदर चीजें ठहर सके, और पेपर के अंदर आप लोग अच्छे से लिख के आ सके। क्लियर है। अब 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ये है आपका आउटसोर्सिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन क्या आएगा, आउटसोर्सिंग क्या होता है और सिग्निफिकेंस क्या होता है। आउट का मतलब बाहर, सोर्सिंग का मतलब सोर्स, ठीक है। यानी कि
हमें किसी भी एजेंसी से, किसी भी कंपनी से अपने कुछ कामों को बाहर से करवाना है, उसको क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपनी क्लासेस की बात करता हूँ, ठीक है, मेरा एक अपना बिजनेस है, तो जो भी थंबनेल है, वीडियो एडिटिंग है, अगर मैं कहूँ उसके लिए एक टीम है, ठीक है, हमने कोई भी एक कंपनी को बोल दिया वो मेरे लिए थंबनेल बना देती है, कोई भी एक कंपनी को बोल दिया वो मेरे लिए आपका क्या बोलते हैं अपना इसका ये वीडियो एडिट कर देता है, एक एक कंपनी है जो क्या करती है, प्रेजेंटेशन बना देती है, तो काम मेरा आसान हो गया। इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग करना। आउटसोर्सिंग करना, क्या करना, आउटसोर्सिंग करना। यानी आप लोग ये कह सकते हैं कि गेटिंग वर्क डन फ्रॉम द आउटसाइड एजेंसी इंस्टेड ऑफ डूइंग इट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? यानी कि आप लोगों को क्या करना है, गेटिंग वर्क डन फ्रॉम द आउटसाइड एजेंसी, ठीक है ना, बाहर की एजेंसियों से काम को करवाना, ये क्या कहलाता है, आउटसोर्सिंग कहलाता है। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसको क्या कहते हो आप लोग, आउटसोर्सिंग कहते हो। जैसे अगर आप लोग कॉमन एरिया की बात करते हैं, आउटसोर्सिंग के अंदर आपको कौन कौन से एरियाज देखने को मिलते हैं, जैसे कस्टमर केयर हो गया, कॉल सेंटर हो गया, आईटी सर्विसेज हो गया, जैसे कि मैंने बताया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी काफी लोग करते हैं, अकाउंटिंग एंड पेरोल्स का काम करते हैं, लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआरएम जिसको कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है ना, एंड डिजिटल मार्केटिंग का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंपोनेंट्स का, इन सभी के अंदर आउटसोर्सिंग हो सकती है। आउटसोर्सिंग का मतलब बाहर की एजेंसी से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं, बाहर की एजेंसी से कुछ ऐसे काम करवा के लेना, वो क्या कहलाता है, आउटसोर्सिंग कहलाता है। पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ आउटसोर्सिंग की अगर आप लोग बात करते हैं, लोग आउटसोर्सिंग करवाते क्यों है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है मॉडर्न बिजनेसेस के अंदर। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए सबसे पहले तो कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, यानी कि आउटसोर्सिंग क्यों करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये हेल्प करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, बिकॉज आउटसाइड एजेंसी ऑफन ऑपरेट एट ए लो कॉस्ट ड्यू टू, यानी कि जितनी भी आउटसाइड एजेंसी है वो लो कॉस्ट पर ऑपरेट करती हैं, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक ऑफ सेल होता है, लो लेबर कॉस्ट होता है और स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज होती है। इनकी वजह से दिस हेल्प टू कंपनीज टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ आउटसोर्सिंग का मतलब वहां से हमारा पैसा बचता है, कॉस्ट रिड्यूस होता है। दूसरा फैक्टर आप लोग कह सकते हैं फोकस ऑन कोर एक्टिविटी। देखिए क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना, दो तरीके की एक्टिविटी होती है, एक होती है कोर एक्टिविटी, एक होती है उसके अलावा जो बच गया, ठीक है ना, नॉन कोर एक्टिविटी। कोर एक्टिविटी में हमारी एक्सपर्टीज है, ठीक है, नॉन कोर में हमारा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जिसमें हमारी मास्टरी है, जिसमें हम बापू है जिस फील्ड में, उसका काम हम खुद करेंगे, ठीक है। जहां पर हम बेस्ट नहीं है, जहां पर हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, वो काम हम लोग आउटसोर्सिंग करवा लेंगे, बाहर से करवा लेंगे। जैसे मैं थंबनेल नहीं बना सकता, तो मैंने जो आपका नॉन कोर एक्टिविटी हो बाहर से करवा लिया। मैं वीडियो एडिट नहीं कर सकता, वो बाहर से करवा लिया। मैं पीपीटी नहीं बना सकता, वो बाहर से करवा लिया। तो दिस इज कॉल्ड द आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, अलोंग विद मेरे को कोर एक्टिविटी पर फोकस करने के लिए टाइम भी मिलेगा, और एक मेरा जो कंसंट्रेशन है केवल मेरी एक्सपर्टीज के ऊपर रहेगा। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग कोर एक्टिविटीज होती हैं, आप किसकी बात कर सकते हैं, प्रोडक्शन की, मार्केटिंग की, प्रोडक्ट इनोवेशन की या स्ट्रेटजी की। क्लियर है? तीसरा जो सिग्निफिकेंस या इंपोर्टेंस रहने वाला है, एक्सेस टू द एक्सपर्टीज एंड द टेक्नोलॉजी, यानी कि स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड्स हैव स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है और बेटर प्रोसेसिंग होता है। इसको भी आप लोग अपनी जहन में, अपनी कंसिडरेशन में डाल सकते हैं। बहुत बेसिक बातें, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान से याद करना है। अगला पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड द स्केलेबिलिटी। समझ में आया? अगला पॉइंट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपका फ्लेक्सिबिलिटी है और दूसरा क्या है आपका चेंजबिलिटी। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। कहां पे गए? यस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड द स्केलेबिलिटी, ये आपको थोड़ा याद रखना है। क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है, जैसे मैं थंबनेल बनाऊंगा तो बेकार बनेगा, टाइम भी कंज्यूम होगा, और एक एक्सपर्ट बनाता है, प्रोफेशनल बनाता है, तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। रिस्क शेयर हो जाती है। रिस्क क्या हो जाती है? शेयर हो जाती है। ठीक है ना, मैंने कोई बंदा हायर किया जो प्रोफेशनल, मान लीजिए थंबनेल डिजाइनर, वीडियो एडिटर है, अब यहाँ पे उसका रिस्क बढ़ गया, सैलरी भी देना है, लेकिन रिस्क अगर आप लोगों का बढ़ जाता है अगर आप लोग आउटसोर्सिंग करते हैं, और फास्ट डिलीवरी होता है ये भी, क्योंकि वहां पे एक टाइम लिमिटेशन, टाइम बाउंडेशन, एक डेडलाइन होता है। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग से सवाल माय डियर फ्रेंड्स अक्सर पूछा जाता है, आप लोग प्लीज इसको अच्छे से कीजिएगा। आउटसोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अब बात करते हैं इस यूनिट के आखिरी सवाल की, दैट इज द फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या होता है? मैं मान लीजिए मेरी एक अच्छी ब्रांड रेपुटेशन है, ब्रांड वैल्यू है, आप लोग कहते हैं मेरी एक गुडविल है, ठीक है ना, मैं क्या करूंगा, उस गुडविल का दूसरों को ऑफर करूंगा विद रॉयल्टी फीस,
कोई भी चार्जेस जो भी आप लोग रखते हैं, इसको कहते हैं फ्रेंचाइजी। यानी आप लोग क्या कहेंगे, फ्रेंचाइजी एक ऐसा बिजनेस अरेंजमेंट है, याद रखिएगा, फ्रेंचाइजी एक ऐसा बिजनेस अरेंजमेंट है जहां पे फ्रेंचाइजर का मतलब जो ओनर होता है बिजनेस का, ओनर ऑफ ए बिजनेस ब्रांड या फिर प्रोडक्ट और ए सिस्टम, उसका ओनर जो है उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजर, जो ग्रांट करता है फ्रेंचाइजी का मतलब इंडिविजुअल को या लोकल बिजनेस को द राइट टू ऑपरेट द बिजनेस यूजिंग देयर फ्रेंचाइजर। वो अपने ब्रांड, अपना नाम यूज करे, लोगो यूज करे, प्रोडक्ट एंड सर्विस यूज करे, ऑपरेटिंग मेथड्स यूज करे और मार्केटिंग सपोर्ट यूज करे। यानी कि जैसे मैंने एक बिजनेस को बिल्ड किया, अच्छा बिल्ड किया, एक ब्रांड वैल्यू के साथ बिल्ड किया, और मैं क्या चाहता हूं, एक बिजनेस ब्रांड को या फिर मैं कहता हूं किसी इंडिविजुअल को ये ग्रांट दे देता हूं कि आप लोग मेरा ब्रांड यूज कीजिए, लोगो यूज कीजिए, प्रोडक्ट यूज कीजिए, सर्विस यूज कीजिए, लेकिन उसके बदले में आपको मेरे को एक फीस देना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे फ्रेंचाइजी फीस, रॉयल्टी या प्रॉफिट शेयरिंग, ये तमाम चीजें, ठीक है, इसको कहते हैं आप लोग फ्रेंचाइजी। जैसे मैकडोनल्ड की बात कर लीजिए, सबवे की बात कर लीजिए, केएफसी की बात कर लीजिए, डोमिनोज की बात कर लीजिए, बाटा, अमूल और भी अलग अलग रिटेल चेन्स हैं जो किसके थ्रू ऑपरेट होती है, फ्रेंचाइजी के थ्रू ऑपरेट होती है। वो क्या कहती है, आप लोग हमारा लोगो यूज कीजिए, ब्रांड वैल्यू यूज कीजिए, प्रोडक्ट सर्विस, ऑपरेटिंग मेथड्स और जितने भी मार्केटिंग सपोर्ट है सब यूज कीजिए, उसके बदले में आपको एक फीस देना पड़ेगा, फ्रेंचाइजी फीस, रॉयल्टी सब ये देना पड़ेगा, और आप लोग हमारे बिजनेस को यूज कर सकते हैं, हमारे नाम को यूज कर सकते हैं, आप भी पैसा बना सकते हैं, हम भी पैसा बना सकते हैं। इस तरीके के बिजनेस मॉडल को फ्रेंचाइजी कहा जाता है, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस है, देखिए, रैपिड एक्सपेंस होता है। रैपिड एक्सपेंस का क्या मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स? रैपिड एक्सपेंस क्यों होता है पहले तो समझें, क्योंकि ऑलरेडी वो बिजनेस स्टैब्लिश्ड है और उसको एक्सपेंड होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी फीस है ये फ्रेंचाइजर के लिए, किसके लिए? फ्रेंचाइजर के लिए, ठीक है ना, क्योंकि जब एक फ्रेंचाइजी, हाँ ठीक है ना, ये किसके लिए? फ्रेंचाइजर के लिए। फ्रेंचाइजी फीस उसको मिलता है, रॉयल्टी मिलता है, सेल ऑफ द सप्लाईज और रॉ मटेरियल के ऊपर बेनिफिट उसको मिलता है, और बेटर मार्केटिंग पेनिट्रेशन उसको मिलता है, क्योंकि उसकी भी अच्छी एक मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो किसके लिए है? फ्रेंचाइजर के लिए क्या है? एडवांटेजेस है। अगर आपसे पूछे फ्रेंचाइजी के लिए, यानी कि जो फ्रेंचाइजी लेता है उसके लिए क्या बेनिफिट है? रिस्क कम हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी चला है बिजनेस है। ब्रांड नेम स्टेबलाइज्ड होता है क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है। एंड ट्रेनिंग एंड जो मैनेजरल सपोर्ट उसको मिलता है, जैसे स्टाफ ट्रेनिंग हो गया, ऑपरेटिंग मैनुअल, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, टेक्निक, ये सब चीजें उसको जो आपका फ्रेंचाइजर है उसकी तरफ से ऑफर की जाती है, तो उसकी टेंशन कहीं ना कहीं कम हो जाती है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सपोर्ट उसको मिलता है। क्लियर है? यानी कि ओवरऑल फ्रेंचाइजर का भी फायदा है और फ्रेंचाइजी का भी फायदा है। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ 3 या 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात की, मैनेजमेंट के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन की बात की, आउटसोर्सिंग की बात की और फ्रेंचाइजी की बात की। केवल इतना कर लेते हैं, इस पीपीटी को अच्छे से अपने जहन में, दिमाग में बैठा लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूं, बहुत कम प्रोबेबिलिटी, चांसेस हैं लेकिन बहुत कम चांसेस है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम संभावनाएं हैं कि इनसे अलग कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं को घुमा फिरा करके आपको अपने एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहली यूनिट के हैं ये सारे आप सभी को पसंद आए होंगे, वीडियो आपको समझ में आया होगा। सेकंड यूनिट के अंदर कुछ चुनिंदा 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जिनको अगर आप लोग प्रैक्टिस करके चले जाते हैं ना, तो आप बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी है कि इन्हीं के अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से इत्मीनान से देखेंगे। और हां, अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो डेफिनेटली टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए सेकंड यूनिट के पहले क्वेश्चन को माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो ये आपकी यूनिट है ना, ये बिजनेस एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी हुई है। यहाँ पे आपको एमएसएमई के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी पढ़ना पड़ता है और बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। पहले तो आप समझिए बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है बिजनेस को कुछ ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, उसके मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। यानी कि बिजनेस के हर डिसीजन को अफेक्ट करने वाले जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उनको उनका जो सम होता है वो क्या कहलाता है? वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं। टोटल अगर आप लोग लेयर्स की बात करते हैं तो 4 लेयर्स होती हैं जिनके एग्जामिनेशन में पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इसी कड़ी में हमारा पहला क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, जिसको आप लोग कहते हैं लेयर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा? बिजनेस एनवायरनमेंट की कितनी लेयर्स है उनको आपको एक्सप्लेन करना है। अब ध्यान से यहां पे समझ लीजिएगा, बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल फोर्सेस।
फोर्सेज, मैंने बताया ना यहाँ पे आप लोग एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फोर्सेज को कंसिस्ट करके दैट इन्फ्लुएंस, जो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस डिसीजन को, उनको क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपका बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। दीज फोर्सेज कैन बी स्टडीज एट ए डिफरेंट लेयर और ए लेवल, समझ में आया? यानी कि आप लोग कह सकते हैं ये जो अलग अलग आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज है, इनको अलग अलग लेवल पे या अलग अलग लेयर्स में स्टडी किया जाता है, जो कहीं ना कहीं मैनेजर्स को अंडरस्टैंड करने में नेचर एंड द इंपैक्ट ऑफ दीज इन्फ्लुएंस हेल्प करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेयर का मतलब आप लोग लेवल समझ सकते हैं। एक पर्टिकुलर बिजनेस एनवायरनमेंट को अलग अलग लेवल पे अंडरस्टैंड किया जाता है ताकि एक बिजनेस मैनेजर अच्छे से डिसाइड कर सके, डिसीजन ले सके। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेयर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर टोटल 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आपका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, याद रखिएगा। पहला एनवायरनमेंट कौन सा है? आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है। और यहीं पे आपको याद रखना है दूसरा एनवायरनमेंट माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग लेके चलते हैं तो दूसरा एनवायरनमेंट है दैट इज द माइक्रो इन्वायरमेंट, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हो? माइक्रो इन्वायरमेंट बोलते हो। इसके अलावा तीसरे इन्वायरमेंट को आप लोग मैक्रो या जर्नल इन्वायरमेंट के नाम से जाना जाता है। लास्ट एंड फाइनल माय डियर फ्रेंड्स आपका ग्लोबल या इंटरनेशनल इन्वायरमेंट होता है। यानी कि सवाल बिजनेस इन्वायरमेंट से आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो बिजनेस लेयर्स के ऊपर आपका बिजनेस इन्वायरमेंट लेयर के ऊपर सवाल आता है। तो आप लोग मेक श्योर करके इस चीज को समझ लीजिए, 4 लेयर्स रहेंगी जहां पर हम लोगों को क्या करना है, बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है। इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है माय डियर फ्रेंड्स जिनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनको कंट्रोल किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं माय डियर फ्रेंड्स? वो आपके कहलाते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। यानी कि आप ध्यान से देखिएगा, जो बात मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर उन तमाम फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इंक्लूड करके चलते हैं जो भी कहां पे है, जो अफेक्ट करते हैं बिजनेस एक्टिविटी को। यानी कि ये वो सारे फैक्टर हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन माने इनको आप लोग क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। इस बात को आपको समझना है। क्लियर? अब इसके अलावा एक चीज और आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे इंटरनल इन्वायरमेंट की, यानी कि जिसको बिजनेस के अंदर कंट्रोल किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल किया जा सकता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। जैसे अगर आप लोग इंप्लॉयज की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल कर सकता है, उनकी स्किल्स को कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है, लीडरशिप स्टाइल को कंट्रोल किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को कंट्रोल किया जा सकता है, कंपनी की पॉलिसी और उसके प्रोसीजर को कंट्रोल किया जा सकता है। और माय डियर फ्रेंड जैसे इंटरनल रिसोर्सेज है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हो गए, इन तमाम चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। और जो भी कंट्रोल किया जा सकता है ना, वो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। इसको आपको समझना है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी होता है, वो आपका अनकंट्रोलेबल बाय द ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको आपको ख्याल में रखना है। ठीक है? तो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या है, ये सारी चीजें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, लिख के आनी है। इसके अलावा ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट का बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट क्या होता है। तो ध्यान से देख लिए, इंटरनल फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बिजनेस परफॉर्मेंस एंड द स्ट्रेटजी। बिजनेस की स्ट्रेटजी को और बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं कौन? इंटरनल फोर्सेज या इंटरनल फैक्टर, व्हाट एवर यू कैन से। ठीक है? तो आई होप क्लियर बिजनेस का मतलब आपको समझ में आया होगा और आपको इंटरनल इन्वायरमेंट का आपको समझ में आया होगा। अब आपको समझना क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट टास्क या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब है, बहुत डिटेल में जाकर के आपको अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है कि जब भी आप लोग माइक्रो इन्वायरमेंट की बात करेंगे, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट रेफर द इमीडिएट एक्सटर्नल फोर्सेज दैट डायरेक्टली अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशन बट आर पार्शियली कंट्रोलेबल। माने आज ऐसे आप लोग कह सकते हो फैक्टर्स जो इमीडिएटली एक्सटर्नल फोर्सेस की तरह काम करते हैं। दीज आर द इमीडिएट एक्सटर्नल फोर्सेस जो डायरेक्टली आपके बिजनेस ऑपरेशंस को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, लेकिन इनको पार्शियली माने कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज, आधा आप लोग क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। इनको क्या बोला जाता है, माइक्रो इन्वायरमेंट टास्क या ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट बोला जाता है। अब इसके कंपोनेंट बहुत जरूरी है।
है, याद रखिएगा। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं कस्टमर की, तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, कस्टमर होता है। कस्टमर मतलब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी गुड्स या सर्विस गुड्स को खरीदता है या सर्विस को रेंडर करता है, वो क्या कहलाता है, वो कस्टमर कहलाता है। सेकंड माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग किसका एग्जांपल ले सकते हैं, सप्लायर का, जो आपको रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स या सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सप्लायर है। और ये भी आपका माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आता है। आपका कॉम्पिटिटर, ऐसी फर्म जो आपके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर करती हैं, वो क्या है, आपका कंपटीटर है। इमीडिएटर का मतलब जो होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं, वो क्या है, वे आपके इंटरमीडिएटर है। पब्लिक्स की बात करें तो आप लोग मीडिया की बात कर लीजिए, लोकल कम्युनिटी, प्रेस, जो भी आपका प्रेशर ग्रुप्स है, ये तमाम किसके कंपोनेंट है माय डियर फ्रेंड्स, आपके माइक्रो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है। ये आपको थोड़ा अपने ख्याल में, अपने जहन में रखना है और इनको याद रखना है। अब देखिए, माइक्रो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डे टू डे डिसीजन मेकिंग। क्लियर है, ये किसको इफेक्ट करते हैं, डे टू डे डिसीजन जो आपकी मेकिंग है, और कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजी को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। तो लेयर्स ऑफ बिजनेस की बात कर लीजिए, लेवल्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर लीजिए, तो आप लोगों को इसको बड़े आराम से, प्यार से, इसी तरीके से रिप्रेजेंट करके आना है, लिख के आना है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्या है, आपका मैक्रो इन्वायरमेंट है, जिसको जर्नल इन्वायरमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी डेफिनेशन देखो, मैक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड ब्रॉड एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि यहां पे ब्रॉड एक्सटर्नल फोर्सेस को इंक्लूड किया गया है, जो अफेक्ट करते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को। माने ये जो फैक्टर है ना, ये किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालते हैं, ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। और याद रखिएगा, मैक्रो को याद करने के लिए एक निमोनिक्स मैं आपको देता हूं। इसको माय डियर फ्रेंड्स हम लोग पेस्टल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पेस्टल के नाम से जानते हैं। पी का मतलब होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, और आपका पी के बाद ई है, ई का मतलब होता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, एस का मतलब सोशल इन्वायरमेंट, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, और आपका एफ का मतलब होता है इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। क्लियर है, तो इसको पेस्टल के निमोनिक से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग याद रख सकते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आप लोग क्या करते हैं, ब्रॉड एक्सटर्नल फोर्सेस को इंक्लूड करके चलते हैं, जो ओवरऑल बिजनेसेस को इंपैक्ट करते हैं, उनको क्या कहते हो आप लोग, मैक्रो इन्वायरमेंट कहते हो। क्लियर, सिंपल सा लॉजिक है, कोई यहाँ पे आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं मिलेगी। जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हर एक बिजनेस को अफेक्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टैक्सेशन रूल, जो भी ट्रेड रेगुलेशन है, ये किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट नहीं करते हैं, ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इनकम लेवल हो गया, जीडीपी ग्रोथ हो गया, इंप्लॉयमेंट लेवल हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, ये तमाम चीजें किसके अंदर आती है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आती है। सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आपका डेमोग्राफिक्स हो गया, लाइफस्टाइल ट्रेंड हो गया, कल्चर वैल्यूज हो गया, सोशल एटीट्यूड हो गया। तमाम चीजें कहां पे आती है, सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आती है। टेक्नोलॉजिकल के अंदर इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D एक्टिविटी, ऑटोमेशन एंड द डिजिटलाइजेशन हो गया है। ऐसे लीगल इन्वायरमेंट होता है, ऐसे इकोलॉजिकल के अंदर क्लाइमेट हो गया, पोल्यूशन हो गया, और नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो गया। ठीक है, ये चीजें हैं जिनको आप लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। और जिनको जानना, जिनको समझना, जिनको अंडरस्टैंड करना आप सभी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट, ग्लोबल का मतलब इंटरनेशनल। अब कुछ ऐसे रिलेशन बन जाते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसी बन जाती है, कुछ ऐसे फोर्सेज एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल रिलेशनशिप की वजह से डेवलप होते हैं। जैसे अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो ग्लोबल इन्वायरमेंट इंक्लूड करके चलता है ऑल इंटरनेशनल फोर्सेज को दैट इंपैक्ट द बिजनेस ऑपरेशन स्पेसिफिकली फॉर द कंपनीज इन्वॉल्व इन द ग्लोबल ट्रेड। वो कंपनी जो कहीं ना कहीं कहां पे इन्वॉल्व है, ग्लोबल ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व है। कंपोनेंट की बात करें तो देखिए, यहां से आपको एक क्लैरिटी मिलेगा। कंपोनेंट के अंदर ग्लोबल मार्केट एंड द कंपटीशन की बात कर लीजिए, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर लीजिए, एक्सचेंज रेट की बात कर लीजिए, फॉरेन पॉलिसीज की बात कर लीजिए, ग्लोबल कल्चर की बात कर लीजिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए। ठीक है, ये तमाम किसके कंपोनेंट है, ग्लोबल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है। तो यहां से आपको पता चला बिजनेस इन्वायरमेंट के जो लेयर्स है, लेवल्स है, 4 हैं। सबसे लास्ट है ग्लोबल, उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपका मैक्रो, एक आता है आपका माइक्रो, उसके बाद आता है आपका एक इंटरनल। क्लियर है, ये 4 क्या है, लेयर्स है या लेवल्स है बिजनेस इन्वायरमेंट के, जिनको आपको अच्छे से याद करना है, मेमोराइज करना है, अंडरस्टैंड करना है। यहां से सवाल आने की बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी है इस बार एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ माय डियर फ्रेंड्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक
से आएगा। क्लियर है? आप लोग क्या कहेंगे? एथिक्स। और दूसरा शब्द क्या है आपका? रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? आपका क्या है दूसरा शब्द? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको याद रखना है एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ ये सवाल आता है। यहाँ पे क्या कहेंगे? इंपोर्टेंस ऑफ एथिक्स क्या होता है, इंपोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स, नॉर्म्स, डिसिप्लिन, आप सभी को पता है जिस ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं जो भी ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स, नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन के साथ काम करती है उसकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू होती है, उसका अपना एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, उसका अपना एक प्रोडक्ट होता है। यानी कि आपको पहले समझना है कि ये जो आपका एथिक्स का मतलब क्या है। मॉडर्न बिजनेसेस आर एक्सपेक्टेड नॉट ओनली टू अर्न द प्रॉफिट बट आल्सो ऑपरेट एथिकली एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द सोसाइटी। कहने का मतलब क्या है? मॉडर्न जितने भी बिजनेसेस हैं उनका अब केवल ये मोटिव नहीं रहा है कि वो पैसा कमाए, प्रॉफिट कमाए, बल्कि उनका एक और मोटिव ये भी है वो कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस रन करे एथिकली करे, नीति नियम सिद्धांत के साथ करे, प्लस में वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी बनती है। ठीक है, आगे देखिए, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्प बिल्ड ट्रस्ट। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड ट्रस्ट, इंप्रूव रेपुटेशन एंड एंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। काफी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको लंबा चलना है, सर्वाइवल करना है, ग्रोथ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एथिकली करेक्ट होना पड़ेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, जिसने अनएथिकल प्रैक्टिसेस की है ना, वो डेफिनेटली उसके साथ बुरा हुआ है, आज नहीं तो कल हुआ है। यानी कि सिंपल सा मुद्दा यह है, डोंट प्ले विद एथिक्स, नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन नॉट ओनली इन द बिजनेस वर्ल्ड बट आल्सो इन योर पर्सनल लाइफ। आप किसी का भी एग्जांपल उठा सकते हैं जिन्होंने भी एथिक्स, नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है ना, दे फेस एन लॉट ऑफ द प्रॉब्लम। चाहे आप लोग किंग ऑफ स्काई हो तो डेफिनेटली आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर इंडिया छोड़ के भागना पड़ सकता है। चाहे आप लोग लाखों बेसहारा के सहारा हो, आप सभी को पता है 10 दिन के लिए आपको तिहाड़ में रहना पड़ सकता है। बहरहाल हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। मतलब सीधा सीधा मुद्दा यह है, जो भी आप लोग करते हैं जीवन में भी, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, व्यक्तिगत जिंदगी हो चाहे वो आपका बिजनेस वर्ल्ड हो, हर एक किसी के अंदर एथिक्स, नॉर्म्स, डिसिप्लिन होना जरूरी है। एथिकली आप लोग राइट होने चाहिए। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, रेपुटेशन बिल्ड करना चाहते हैं, ब्रांड वैल्यू बिल्ड करना चाहते हैं। बहरहाल अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स की। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, देखिए एथिक्स जरूरी क्यों है, आप सभी इतना बहुत आराम से इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको एक गुड रेपुटेशन बिल्ड करना है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्या करना है, एक अच्छी रेपुटेशन बिल्ड करनी है, तो आपको एथिकली करेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप लोग कस्टमर की लॉयल्टी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको एथिकली करेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप लोग इंप्लॉइज के मोरल को इंक्रीज करना चाहते हैं ना, तो आपको एथिकली करेक्ट होना पड़ेगा। बहुत ऑब्वियस सी बात, ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों को एथिकली करेक्ट होना पड़ेगा। समझ में आया? आगे अगर आप लोग बात करते हैं लीगल इश्यूज को, अगर आप लोग रिड्यूस करना चाहते हैं, अगर आप लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है लीगल इश्यूज बढ़ेंगे। अब आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीगल इश्यूज घटे, रिड्यूस हो, तो एथिकली आपको करेक्ट होना पड़ेगा। जो भी काम करते हैं वो एथिक्स, नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। एंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, जिन्होंने भी कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस किया है वो ज्यादा लंबे समय तक चले नहीं है, और जो भी लोग एथिकल हैं वो लंबे टर्म तक सर्वाइव करते हैं। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो आपको एथिकली करेक्ट होना पड़ेगा। एंड एनकरेज ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, जब आप कुछ गलत करेंगे ही नहीं तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगा और आपका जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगा। ठीक है ना, जो आपका एक तरीके से क्या बोलते हो, ट्रांसपेरेंसी, जिसको हिंदी में आप लोग देख लेना। ठीक है, सिंपल सा मुद्दा ये है कि आपको बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स क्या होता है। तो अगर आप लोग गुड रेपुटेशन, लॉयल्टी कस्टमर की इंक्रीज करना चाहते हैं, इंप्लॉइज का मोरल इंक्रीज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं, अगर आप लोग लीगल इश्यूज को रिड्यूस करना चाहते हैं, एनकरेज करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को, तो उस केस में हमें एथिकली करेक्ट होना जरूरी है और होना पड़ेगा। समझ में आया? एथिक्स की बात समझ में आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी। अब मैंने बताया ना, हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि केवल हम लोग बिजनेस पैसा कमाएं। मैं बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं। पैसा कमाना हमारा केवल एक मोटिव नहीं है, उस पैसे को कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, लॉन्ग टर्म में कमाना है, प्लस में एथिकली,
प्लस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कमाना, सोसाइटी को हम लोग कुछ ऐसा दें जिससे कुछ वैल्यू एडिड हो। क्लियर है? तो इसको कहते हो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी। जैसे अगर मैं कोई ब्रांड हूं, मेरा कोई अपना कोई कंपनी है, मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए मैं टीचिंग फील्ड में हूं, मेरा कोई कंपनी है या वट एवर यू कैन से ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने प्रोडक्ट के साथ लॉयल रहूं। जो भी मैं प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हूं मेरे कस्टमर को, और जो प्राइस पे कर रहा हूं फेयर प्राइस के ऊपर, उसको वो वैल्यू मिलना चाहिए। ये तो कस्टमर के साथ हुई। जो मेरे साथ मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं, उनका भी एक तरीके से मेरे को ख्याल रखना पड़ेगा। एक अच्छा इन्वायरमेंट अलोंग विद सही रेमुनेशन, एक अच्छा मेहनत आना, सैलरी वेजेस के साथ उनको रखना पड़ेगा। खैर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ने वाले हो? आप लोग पढ़ने वाले हो, आप लोगों को पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई और बहनों, यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे हम लोग कहेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR बोलते हो आप लोग, इसको याद रखिएगा। रेफर किसको रेफर? इसका मतलब होता है ऑब्लिगेशन ऑफ ए बिजनेस टू कंट्रीब्यूट ए सोसाइटी वेलफेयर बियॉन्ड प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग के बियॉन्ड जाकर के हमें क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स? हमें कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी वेलफेयर के अंदर। तो ये जो ऑब्लिगेशन है किसी भी बिजनेस का, ये कहलाता है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? हमें प्रमोट करना है पब्लिक वेलफेयर को, एनहांस करना है ब्रांड इमेज को, बेटर रिलेशनशिप विद द स्टेक होल्डर को, अट्रैक्ट करना है रिटेन टैलेंट को। क्लियर है? अट्रैक्ट भी करना है, टैलेंट को भी क्या करना है? रिटेन करना है। ज्यादा कुछ आपको यहाँ पे सोचने की, समझने की, दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक पॉइंट है, एक बार पढ़ लीजिए। छोटी छोटी डेफिनेशन भी अगर नहीं समझ में आए तो उनको एक बार रीड कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बहुत प्यार से आप लोग इसके अंदर नंबर ले आओगे। पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, लिखना है, वही बातें हैं जो 12th के 11th के आप लोग बिजनेस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते आए हैं। बस थोड़ा सा कुछ टॉपिक अलग है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स आपका एमएसएमई। आई थिंक ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसके अलावा यहां से कुछ नहीं पूछा जाएगा। एमएसएमई को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एमएसएमई एम का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएसएमई। अच्छा, एक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी सवाल आता है, मैंने वन शॉट के अंदर करवाया हुआ है, उसको जरूर कंसिडरेशन में रखिएगा। कई बार किस्मत खराब होती है तो पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा जाएगा? एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लीज मेक श्योर करके उस चीज को जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए ये लेक्चर रखा गया है। एमएसएमई स्टैंड करता है एमएसएमई क्या करता है? स्टैंड करता है माय डियर फ्रेंड्स किसके लिए? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। दीज आर एंटरप्राइजेस दैट एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोविजन ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखिएगा, ये ऐसी एंटरप्राइजेस हैं जो कहीं ना कहीं एंगेज होती है प्रोडक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एंड प्रोविजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड आर डिफाइंड बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड सम केसेस ये क्या होता है? एनुअल टर्नओवर के ऊपर भी इनका एक डेफिनेशन होता है। एमएसएमई प्ले ए वाइटल रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये आपकी हिंदुस्तान नहीं, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी हेल्प करती है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी काफी हद तक ये हमारी हेल्प करती है। तो कुछ कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको आपको समझना है, ये याद रखिएगा। यहां पे अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एमएसएमईडी एक्ट 2006 और रीसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बात करते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है एमएसएमईडी, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 डिफाइन करता है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी है, यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे सर्विस जो या इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट की बात हो रही है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले आपको देना माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, तीनों कैटेगरियां बताई गई है। और यहाँ पे ध्यान क्या दे रहा है? ध्यान ये देना, देखिए यहाँ पे अगर आपका अप टू 1 करोड़ का टर्नओवर है तो आप लोग माइक्रो के अंदर आएंगे, और सर्विस एंटरप्राइजेस के अंदर आपका अप टू 1 करोड़ होना चाहिए। अगर आप लोग स्मॉल के अंदर है 1 करोड़ से 10 करोड़, यहाँ पे 1 करोड़ से 10 करोड़ आपको याद रखना है। सर्विस हो चाहे आपका प्लांट एंड मशीनरी हो, ठीक है, यानी कि सर्विस इक्विपमेंट, ये प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट है। मीडियम के अंदर 10 से 50 करोड़, और यहाँ पे भी क्या है 10 से 50 करोड़। बेसिक चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये काफी बार पेपर में आता है, इसको आपको थोड़ा याद रखना है। फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड एमएसएमई डेफिनेशन आल्सो कंसीडर एनुअल टर्नओवर, ये थोड़ा याद रखिएगा। 2020 के बाद यहाँ पे एनुअल टर्नओवर को भी इंक्लूड करके चले हैं। अब ये एनुअल टर्नओवर जरूर याद रखिएगा। देखिए क्या है, माइक्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट तो आपकी क्या है, माइक्रो के अंदर आपकी अप टू 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। स्मॉल के अंदर आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक का है, और आपके मीडियम के अंदर आपका जो टर्नओवर है 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा याद रखना
रखना, ठीक है। ये वैल्यूज है, याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये मैं बता चुका हूं, ठीक है, ये वाली बात मैं बता चुका हूं। यहां पे आप लोग एक बार दोबारा से पढ़ सकते हैं, वहां पे नहीं दिख रहा है तो। अब देखिए फीचर्स ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई के फीचर्स की अगर आप लोग बात करते हैं तो सबसे पहला फीचर है स्मॉल स्केल ऑपरेशंस, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है और वर्कफोर्स है। यानी आप लोग कह सकते हैं आपको एक ऑफर मिलता है जिसको आप लोग कहते हैं स्मॉल स्केल ऑपरेशन। स्मॉल स्केल ऑपरेशन के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इंप्लॉयमेंट जनरेशन में काफी हेल्प करता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि आप लोग क्विक डिसीजन ले सकते हैं। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एनकरेज करता है क्रिएटिविटी एंड न्यू बिजनेस आइडियाज को। यहाँ पे है रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि रूरल एरिया के अंदर भी, रीजनल एरिया के अंदर भी डेवलपमेंट की संभावना रहती है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, एमएसएमई रिसीव स्पेशल इंसेंटिव सब्सिडीज एंड द लोन्स, ये आपको पता ही होगा, ठीक है ना। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ होती है और इनोवेशन एंड द स्किल डेवलपमेंट होता है। बेसिक बातें हैं, कोई भी 12th वाला बच्चा भी इनको लिख सकता है, ग्रेजुएशन वाले तो बहुत प्यार से लिख देंगे, ठीक है ना। अगर नहीं भी लिख सकते एक बार रीड कर लो यार, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, याद करोगे काम बन जाएगा। लास्ट मोमेंट की क्लासेज हैं, लास्ट मोमेंट में आप सभी समझते हैं, या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होते हैं या आप लोग मान के चले रिवीजन होता है, ठीक है ना। अब बहुत गहराई में जाकर के हमें थोड़ी ना पढ़ना, बहुत गहराई में जाकर के पढ़ना था वो समय जा चुका है, वो बहुत पहले जा चुका है, क्योंकि आपको पूरा 6 महीना पढ़ना होता है फिर, ठीक है ना। यहाँ पे तो जस्ट रिवीजन है, जस्ट एक क्विक रिवीजन है कि आप लोग ठीक ठाक पढ़ के ठीक ठाक नंबर ले आए, पास हो जाए बस। और वही बच्चे एंड मोमेंट पे देखते हैं, जिन्होंने रेगुलर से पढ़ाई किया है उनका सारा हो चुका होगा, उन्होंने रिवीजन भी कर लिया होगा। बहरहाल गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, चाहे आप लोग असिस्ट कर सकते हैं लोन, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स एंड सब्सिडीज को। ये थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें हैं जिनकी अगर आप लोग मालूमात हासिल करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा एक टॉपिक मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, आपको एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जरूर क्वेश्चन याद करना है। एंटरप्रेन्योरशिप को एक बार जरूर पढ़िएगा। अगर आप लोग इतना करते हैं तो आपका काम बन गया है, यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बहुत हद तक मैक्सिमम चांसेस है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि इन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होगा या इन्हीं को घुमा करके कहीं और से आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लोग यूनिट 3 की बात करते हैं तो सबसे पहला जो सवाल है काफी रिपीटेड है, वो आपका है अथॉरिटी की डिवीजन को लेकर के, पावर की डिवीजन को लेकर के। माने हमसे पूछा जाएगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है। जैसे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा पहला ही टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे लिखा हुआ है की डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। आपको समझना क्या है, आपको समझना यह है, चाहे बात सेंट्रलाइजेशन की करें, डिसेंट्रलाइजेशन की करें, चाहे आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पूछे, चाहे डिफरेंस पूछे, तो आपको एक अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन इसको लेकर के आनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन असल में डिस्ट्रीब्यूशन है। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का। देखिए काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको याद रखना है। वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। क्या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रहेगी या लो लेवल मैनेजमेंट के पास रहेगी। अब जब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो जो आपका डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दो तरीके से। पहला आपका सेंट्रलाइज्ड रहेगा, दूसरा आपका डिसेंट्रलाइज्ड रहेगा। यानी हम लोग कहेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बोथ आर रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे ध्यान से देखिएगा, दे डिटरमाइन हाउ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, एक तो पावर और दूसरा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर एलोकेटेड अमंग द वेरियस लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से पावर की बात हो रही है, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलोकेट किया जाएगा। इसका जो आपका पूरा का पूरा एक तौर के बुनियादी तौर पे जो पावर होती है वो किस में डिवाइड की जाती है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। समझ में आया। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मामला है आपके डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी से जुड़ा हुआ, किस तरीके से पावर को एलोकेट करना है, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलोकेट करना है। क्योंकि एक पर्सन को जब पावर मिलती है, किसी भी चीज को जब पावर मिलती है तो उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आप सभी को पता है ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चीज को आपको अपने जहन में उतार लेना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान ये देना है कि जब भी आप लोग सेंट्रलाइज्ड की बात करते हैं ना, जो भी सेंट्रलाइज्ड
सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, देखिए डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर कंसंट्रेटेड रहती है, उसको हम लोग सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अलग अलग लेवल के ऊपर, वो होता है डिसेंट्रलाइज्ड। याद रखिएगा, सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर अगर आपका डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कंसंट्रेट है तो वो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग लेवल पे पावर बटा हुआ है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है, तो वो क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे देखिए अथॉरिटी की ही बात की है तो सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी सेंट्रलाइजेशन है या सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर क्या दिख रहा है आपको, आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे, यहां पे लिखा हुआ है टॉप मैनेजर्स रिटेन मोस्ट अथॉरिटी। माने जब आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी है तो टॉप लेवल मैनेजर ही क्या होगा, अथॉरिटी को मेंटेन करेगा। लेकिन जब जब आप लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अथॉरिटी इज गिवन टू द लोअर एंड द मिडल लेवल ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, नहीं आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, यहां पे अथॉरिटी ना केवल टॉप लेवल बल्कि जो आपका मिडल लेवल है उसके पास भी जाती है। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग यहां पे लोअर की भी बात करते हैं और यहां पे आप लोग मिडल लेवल ऑफ मैनेजर की भी बात करते हैं। दोनों बातों का आपको ख्याल रखना। ठीक है, यहां पे मिडल लेवल की भी बात हो रही है और आपके टॉप लेवल की भी बात हो रही है। समझ में आया? तो आई होप कि क्लैरिटी मिला होगा सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। अब बात करते हैं सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जैक्टली जो स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होता है। वो ऑब्वियस सी बात, अगर आप लोग देखेंगे ना तो अगर सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका जो पावर जब टॉप अथॉरिटी के पास होता है ना तो सारी चीजों को उनको इंडिविजुअली खुद से मॉनिटर करना होता है। जब चीजें खुद से मॉनिटर की जाती हैं तो डिसीजन लेने में समय लगता है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कैसा होता है, स्लो होता है। क्योंकि आप लोगों को देखना डिसीजन मस्ट पास थ्रू द हायर लेवल। डिसीजन कहां से पास होगा, हायर लेवल से पास होगा। लेकिन जब जब आप लोग सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, सॉरी डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्टर होता है। इसके अलावा एक और अगला पॉइंट है कंट्रोल का। माय डियर फ्रेंड्स, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वहां पे टाइटर कंट्रोल होता है। क्या होता है, टाइटर कंट्रोल होता है। क्योंकि यहां पे सुपरविजन हर चीज को सुपरवाइज कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट सुपरवाइज करता है। समझ में आया? टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, सुपरवाइज करता है। दैट्स व्हाई यहां पे जो कंट्रोल है वो टाइट होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड जब जब आप लोग डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यहां पे ग्रेट फ्रीडम होती है। यहां पे क्या होती है, एक आजादी होती है, बट लेस डायरेक्शन कंट्रोल फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है? तो यहां से आपको एक बुनियादी तौर पे क्लैरिटी मिला होगा कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड या सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, डिसीजन मेकिंग की क्या स्पीड होती है, कंट्रोल का क्या सीन होता है, मीनिंग क्या होता है, अथॉरिटी क्या होता है। अब इसके बाद एक और फैक्टर है दैट इज द अकाउंटेबिलिटी। ध्यान रखिएगा, अकाउंटेबिलिटी के अंदर आप लोग क्या कह सकते हैं, सर ऑब्वियस सी बात है जब सारी की सारी अथॉरिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है सेंट्रलाइजेशन के अंदर तो यहां पे कौन अकाउंटेबल होगा, माय डियर फ्रेंड्स, आपका टॉप मैनेजमेंट अकाउंटेबल होगा किसी भी चीज के लिए। लेकिन अगर आप लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो यहां पे अकाउंटेबिलिटी इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यहां पे क्या होती है कि अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जो अथॉरिटी है वो शेयर हो जाती है, सॉरी अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी क्या हो जाती है, शेयर हो जाती है बिटवीन द डिफरेंट लेवल जिनके पास जो जो अथॉरिटी थी उस हिसाब से। और इसके बाद लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आप लोग सस्टेनेबिलिटी का लिख सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी देखिए सूटेबल फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होती है, स्टेबल इन्वायरमेंट्स एंड जो आपका क्राइसिस सिचुएशन के अंदर, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइजेशन सूटेबल फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड द डायनामिक इन्वायरमेंट, जब डायनामिक इन्वायरमेंट बदलते इन्वायरमेंट की बात होगी और सूटेबल किसके लिए होगी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। समझ में आया? तो दी मोस्ट रिपीटेड सवाल है इस बार भी इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी
पॉसिबिलिटी, चांसेस, संभावना माय डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो आप लोग मेक श्योर करके इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर? तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते, यहां पे एक चीज और है, मैंने आपके अच्छे से मार्क्स आ जाए डेट्स एक टेबल भी तैयार करवा ली है। देखिए ये टेबल है, इसमें मैंने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। देखिए ये आपका सेंट्रलाइजेशन लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन लिखा हुआ है। आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, मीनिंग के बिहा पे, डिसीजन मेकिंग के बिहा पे, कंट्रोल के बिहा पे, फ्लेक्सिबिलिटी के बिहा पे, इंप्लॉयज के इन्वॉल्वमेंट के बिहा पे, एंड सूटेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के बिहा पे हमने सारी चीजों को डिफरेंशिएट कर दिया। वही सारी बातें जो हमने अभी पढ़ी हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। आप लोग ऐसे टेबुलर फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जाम के लिए परफेक्ट रहने वाला है। क्लियर? आई होप कि ये पहला टॉपिक, पहला सवाल, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज के अंदर। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन रहने वाला है ना, दैट इज द मैट्रिक्स एंड द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, एक तो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करनी है, इसके साथ काफी सवाल आता है। ठीक है, मैट्रिक्स के साथ आपको क्या करना है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अब ध्यान से समझिएगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, किस चीज को डिफाइन करता है, हाउ, कि किस तरीके से एक्टिविटीज, टास्क एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अरेंज्ड विद इन ए बिजनेस। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से पढ़े। क्या कह रहा है कि केवल और केवल आपको ये याद रखना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही डिफाइन करता है कि किस तरीके से एक्टिविटी, किस तरीके से टास्क, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी और जो बिजनेस है उसके साथ अरेंज होगी। क्लियर है? ये सब डिसाइड करने का काम किसका है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का है। टू मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या क्या है, एक तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है, एक आपका वर्चुअल स्ट्रक्चर होता है। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, लेकिन अगर आप सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की, तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर देखिए क्या होता है, हम लोग कंबाइन करके चलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर को। याद रखिएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन। लाइक हम लोग क्या क्या लेके चलेंगे, मार्केटिंग, फिनांस, एचआर लेके चलेंगे, एंड द प्रोजेक्ट डिविजनल स्ट्रक्चर, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन रहेगा। प्रोविजनल जो आपका डिवीजन स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट की बात करेंगे। ठीक है ना? एम्प्लॉयज वर्क अंडर द टू टाइप ऑफ अथॉरिटी साइमल्टेनियसली, यानी कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनको दो अथॉरिटी के नीचे काम करना होता है। पहला इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। एंड सेकंड माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको प्रोजेक्ट बोल दीजिए, डिवीजन बोल दीजिए, क्या बोल सकते हैं, पहला तो आप लोग प्रोजेक्ट बोल सकते हैं या फिर आप लोग क्या बोल सकते हैं, डिविजनल आप लोग स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। चाहे आप लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग डिविजनल स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, दोनों बातों पे आपको ख्याल करना है और दोनों के नीचे ही एम्प्लॉयज क्या करेंगे, काम करेंगे। यानी कि फंक्शनल मैनेजर डिपार्टमेंट हेड रहेगा, प्रोजेक्ट एंड द प्रोडक्ट मैनेजर। ठीक है, यहां पे क्रिएट करता है ड्यूअल चेन ऑफ कमांड, क्योंकि यहां पे आपके दो चेन होगी, या आप क्या कहेंगे, ड्यूअल चेन ऑफ कमांड। क्लियर है? हम लोग क्या कहेंगे, यहां पे क्या हो रही है, ड्यूअल चेन ऑफ कमांड क्रिएट हो रही है। क्लियर? इस तरीके से आपको थोड़ा याद रखना है। आगे इसकी कुछ फीचर्स है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा ड्यूअल अथॉरिटी होता है। ड्यूअल अथॉरिटी का मतलब एम्प्लॉयज को रिपोर्ट करना पड़ता है फंक्शनल एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों को। क्रॉस फंक्शनल टीम होती है, माने पीपल फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर, पीपल जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं एक साथ उनको काम करना होता है। आगे माय डियर फ्रेंड्स अगला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी का, इजी टू असाइन एम्प्लॉयज टू द डिफरेंट प्रोजेक्ट। समझ में आया? यहाँ पे आसानी रहती है। उसके बाद एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यानी कि सेम एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होता है, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि सेम एम्प्लॉयज मल्टीपल प्रोजेक्ट के साथ जब काम करेंगे तो रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज होंगे। दैट्स व्हाई ये कुछ फीचर्स है माय डियर फ्रेंड्स किसकी, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की। वहीं अगर आप लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी है। ठीक है, एडवांटेजेस कुछ पढ़ लीजिएगा, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट रहता है, क्विक डिसीजन मेकिंग इन प्रोजेक्ट होता है, एनकरेज होता है टीम वर्क एंड द इनोवेशन एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स होता है। लिमिटेशन के अंदर क्या होता है, ड्यूअल रिपोर्टिंग में कोज कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ड्यूअल रिपोर्टिंग, माने दो दो जगह रिपोर्ट करना है तो कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इंक्रीज करता है कॉम्प्लेक्सिटी एंड वर्कलोड को एंड रिक्वायर हाईली स्किल्ड मैनेजर। यहाँ पे किसकी जरूरत होती है, बहुत स्किल्ड मैनेजर की जरूरत हमें होती है। क्लियर? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा सेकंड टाइप क्या है माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वर्चुअल का मतलब इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, ऑनलाइन आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज ए नेट
नेटवर्क बेस्ड स्ट्रक्चर, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या होता है? नेटवर्क बेस्ड स्ट्रक्चर रहता है विच इज सेंट्रल कंपनी कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, जिसकी सेंट्रल कंपनी उसकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करती है आज कैरी आउट बट इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल पार्टनर ऑफन थ्रू द डिजिटल कम्युनिकेशन। देखिए साफ साफ लिखा हुआ, किससे? डिजिटल कम्युनिकेशन से। द ऑर्गेनाइजेशन हैज ए वेरी फ्यू फिजिकल एसेट्स, ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत कम ऐसे फिजिकल एसेट और इंप्लॉयज होते हैं। मोस्ट फंक्शंस आर आउटसोर्स, आउटसोर्स का आप लोग पिछली वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। ज्यादातर फंक्शन क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? आउटसोर्स होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन या डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है इसी का। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है? डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन, और इसी का क्या नाम है? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं, फीचर्स आप लोग याद कर सकते हैं। क्या क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी एंड द अडेप्टेबिलिटी है। वर्क डन इज थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्लाउड सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशन, क्योंकि सब ऑनलाइन है। आगे क्या कह सकते हैं? मिनिमल फिजिकल प्रेजेंस, यानी कि आपका मिनिमल फिजिकल प्रेजेंस होता है, ऑफिसलेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। आउटसोर्सिंग इज ए मेजर फंक्शन लाइक द मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक, आईटी एसेट्रा, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है यहाँ पे? आउटसोर्स होता है। ठीक है ना। कुछ एडवांटेजेस हैं जिनको आप लोग यहाँ पे जरूर कंसीडर कीजिएगा, एक बार रीड करेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे लिमिटेशन का मतलब यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन मिसिंग होता है, डिफिकल्ट टू मॉनिटर एम्प्लॉयज एंड द मेंटेन द कल्चर, हाई डिपेंडेंसी ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द एक्सटर्नल पार्टनर, एंड इश्यू ऑफ डेटा सिक्योरिटी एंड द ट्रस्ट। माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक लिमिटेशन है जो कोई भी बच्चा पढ़ करके बड़े आराम से इनको अंडरस्टैंड करके और एग्जाम के अंदर लिख के आ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दोनों को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से माय डियर फ्रेंड्स आपको अच्छे से तैयार करना। ठीक है, अब यहां पे देखिए एक और है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अभी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा है, और अब यहां पे एक टर्म और आ गई है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी मालूमात हासिल की थी। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के साथ या प्रोजेक्ट के लिए बनाई जाती है, बाद में उसको डिसोल्व किया जाता है। जैसे आपको कोई बांध बनाना है, कोई पुल बनाना है, उस केस में हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैट्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो परमानेंट होती है। ठीक है, तो कुछ कुछ बेसिक बातें, मीनिंग लिखा हुआ है मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का, इसको आपको एक बार रीड कर लेना है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये एक तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन इस तरीके से आपको लिखना है इन तमाम पैरामीटर के ऊपर। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंपलेस्ट लैंग्वेज है, बहुत आसान लैंग्वेज है, इसको अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप लोग ऐसे इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स सवाल, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन और एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, तीनों के ऊपर अक्सर सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होता है। लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर भी आता है, तो आपको भी माय डियर फ्रेंड्स इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तैयार करना है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा बहुत कम चांसेस है कि या इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाए। अब बात करते हैं फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। देखिए, एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड सिस्टम वेयर द पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव द कॉमन गोल। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन, मैंने बताया था स्ट्रक्चर ही डिफाइन करता है टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अथॉरिटी आर अरेंज्ड। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। अब समझते हैं यहां पे फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड द रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइन। यानी कि यहां पे क्या होता है, फॉर्मल के अंदर सब कुछ क्लियरली डिफाइन होता है। ये आपको थोड़ा याद रखना है, हर चीज क्या होती है, क्लियरली डिफाइन होती है। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या है, बाय द मैनेजमेंट। कौन डिफाइन करता है, मैनेजमेंट, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्लियर है। अगर आप लोग यहां पे बात करते हैं इनफॉर्मल की, तो इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइजेस नेचुरली अमंग द एम्प्लॉइज। ये क्या होता है, नेचुरली एम्प्लॉइज के बीच में प्रोड्यूस हो जाती है ड्यू टू द पर्सनल रिलेशनशिप। किसकी वजह से, पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से, सोशल इंटरेक्शन की वजह से, कॉमन इंटरेस्ट की वजह से। इट इज नॉट ऑफिशियली प्लान्ड बाय द मैनेजमेंट। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये क्या नहीं होती है, प्लान्ड नहीं होती है बाय द मैनेजमेंट। क्लियर है। ये कुछ फीचर्स है, जैसे ऑफिशियली प्लान्ड बाय मैनेजमेंट होता है, वो ऑफिशियली प्लान्ड नहीं होता है। यहाँ पे हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद क्लियर चेन ऑफ द कमांड होता है, डिफाइन होते हैं रूल, पॉलिसीज, प्रोसीजर सब डिफाइन होते हैं। टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियरली
रेगुलरली असाइंड होती है। एंड कम्युनिकेशन फॉलो फॉर्मल चैनल, कम्युनिकेशन क्या करता है, फॉलो करता है फॉर्मल चैनल्स को। एडवांटेजेस है, पढ़ लो फटाफट से, छोटे छोटे पॉइंट है। एंड लिमिटेशन है, एंड आगे आपको एक एग्जांपल भी देना है। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कुछ बातें हैं, पढ़ने से क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना है कौन सा सवाल इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से उसको टैकल करना है। सिमिलर मैनर में इनफॉर्मल के अंदर आप लोग देखिए, फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं और लिमिटेशन है। तीन ही पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे और यही तीन आपको माय डियर फ्रेंड्स आपके एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आने हैं। और अगेन ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव डिफरेंस है, इसको जरूर इस तरीके से रिप्रेजेंट करके आइएगा। सब कुछ करने के बाद ना इसको ऐसे आपको जरूर एक्सप्लेन करना है, सो दैट कि आप लोगों को अच्छे से प्रेजेंटेशन में भी मजा आए और आपके एग्जामिनर को भी मजा आए पेपर चेक करने में। समझ आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो यहां से भी बहुत हद तक क्वेश्चन रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहां पर हम लोग तमाम तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ आप लोग इस वीडियो के नीचे अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए चलते हैं और यूनिट 3 और 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, इस कड़ी में हमारा पहला क्वेश्चन जो आपको यूनिट 3 और 4 में देखने को मिलेगा, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। यानी कि आपको ये बताना है कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है। सबसे पहली बात तो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट के अंदर, काफी अहम सवाल रहता है। हर बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोग मेक श्योर करके कोऑर्डिनेशन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके भी आए तो भी आप लोग उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। अब समझते हैं कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए माय डियर फ्रेंड, जब जब आप लोग कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन अपने आप में एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जहां पर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। यानी आप लोग ये कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यूनिट एंड इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ए कॉमन गोल एफिशिएंटली। कुछ कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना जरूरी है। अपने आप में जो आपका जिसको आप लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं वो इंटीग्रेशन द एक्टिविटी ऑफ ए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात कर लीजिए। अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग यूनिट्स की अलग अलग एक्टिविटीज या इंडिविजुअल की एक्टिविटीज को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। इंटीग्रेट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमन गोल होता है, उसको एफिशिएंटली अचीव किया जा सके। तो इन सब का इंटीग्रेशन ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में आप लोग ये समझ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ ए कॉमन गोल। क्लियर है? ये आपका एक बहुत बेसिक डेफिनेशन रहने वाला। सिंपल शब्दों में आप लोग ये समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है नियंत्रण एवं समन्वय। ये आप लोग कह सकते हैं, यानी कि अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग लोग हैं, सभी को इकट्ठा करना ताकि वो इस तरीके से काम करे बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके जो इंस्टीट्यूशन का एक गोल है उसको अचीव किया जा सके और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दोनों तरीके से क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। तो ये जो प्रोसेस होता है ना इंटीग्रेशन का, इसको माय डियर फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन। कुछ की पॉइंट्स है जिनको आपको एग्जाम के अंदर जरूर लिख के आना है। अगर आपके कोऑर्डिनेशन से कोई सवाल आता है तो अपने आप में कोऑर्डिनेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है हार्मोनाइजिंग एफर्ट ऑफ द ऑल एम्प्लॉयज। पहला पॉइंट आपको लिखना है, एंश्योर दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर नॉट इन आइसोलेशन। काफी इंपॉर्टेंट बात है। आपका जो कोऑर्डिनेशन का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं एक साथ काम करें, आइसोलेशन में काम ना करें। एंड अचीव यूनिटी ऑफ ए एक्शन एंड द पर्पज। काफी इंपॉर्टेंट बात है, एक्शन एंड पर्पज के अंदर क्या अचीव करना है, यूनिटी अचीव करना है, जिसके लिए क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेशन किया जाता है या इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल शब्दों में आप लोग इतना लिख के आएंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको
आपको कोऑर्डिनेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा ध्यान से देखिएगा, फीचर्स की बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन के क्या-क्या फीचर हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटी देखने को मिलता है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटी का मतलब जितने भी इंडिविजुअल हैं उन सब लोगों के अलग-अलग डिपार्टमेंट के साथ एक तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना, ठीक है, यानी कि एक तरीके से इकट्ठा रह के उनका काम करना। तो आप लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज होता है और अपने आप में जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जो कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन इज नॉट ए स्टेट, कोई स्टेट नहीं होती है या कोई लेवल नहीं होता है या कोई डेजिग्नेशन नहीं होता है जिसको अचीव कर लिया। अपने आप में कोऑर्डिनेशन का मतलब जो ग्रोथ होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कोऑर्डिनेशन भी चेंज होता रहता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। याद रखिएगा, जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसको आपको अपने ख्याल में रखना है। कोऑर्डिनेशन की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, माने हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, चाहे आप लोग एजुकेशन बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखते हो, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका ऑटोमोबाइल ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी और तरीके का ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके का हो, कोऑर्डिनेशन की जो एप्लीकेबिलिटी है या एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सल होती है। और कोऑर्डिनेशन अपने आप में गोल ओरिएंटेड होता है और कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं अगर आपका कोऑर्डिनेशन से जुड़ा हुआ कोई सवाल आता है तो आप लोग आराम से कोऑर्डिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं, इन की पॉइंट्स को यहां पे मेंशन कर सकते हैं। अलोंग विद माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग क्या कर सकते हैं, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे ना, एक सवाल और घुमा के पूछा जाता है, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट, कि कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है। अब आप लोग ही बताइए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है, तो यहां पे ध्यान से समझिएगा। यहां पे हम कहेंगे जो कोऑर्डिनेशन है उसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है बिकॉज कोऑर्डिनेशन के अंदर कनेक्ट करते हैं ऑल मैनेजरल फंक्शंस को, जैसे आपका प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया और कंट्रोलिंग हो गया इनटू द यूनिफाइड होल। ये आप सभी को बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको याद रखना है। यानी कि हमने क्या किया, हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं जितने भी मैनेजरल फंक्शन है। मैनेजरल फंक्शन का मतलब आप लोग कह सकते हैं POSDC, मैंने बताया था, शॉर्ट एब्रीविएशन से आप लोग याद रख लेना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किस वे में आपको इसको यूनिफाइड होल के अंदर आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। दैट्स व्हाई वी कैन से कोऑर्डिनेशन अपने आप में क्या होता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। इसके अलावा कुछ और रीजन है जिनकी वजह से आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं पहले रीजन की, तो पहला रीजन है इंटीग्रेटेड ऑल फंक्शन ऑफ ए मैनेजमेंट, यानी कि जितने भी फंक्शन है, बता चुका हूं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब में क्या किया जाता है, हम इनका इकट्ठा करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। सेकंड पॉइंट ये होता है एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट, काफी इंपॉर्टेंट बात है। इकट्ठा क्यों किया जाता है, काफी, ताकि आपका जो मैन पावर है, ताकि आपके जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं एक जगह इकट्ठे होकर कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, यानी यहाँ पे यूनिटी ऑफ एफर्ट देखने को मिलता है। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पे जब आपका यूनिटी रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट, टकराव होने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। एफिशिएंसी क्या होती है, प्रमोट होती है, क्योंकि यहाँ पे अवॉइड हो जाता है डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क एंड द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। क्योंकि मैंने एक शब्द बोला था, एक तो मैंने बोला था एफिशिएंटली बोला था, एक मैंने बोला था इफेक्टिवली। याद रखिएगा, एक एफिशिएंटली, एक इफेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्सेज का बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। टाइम, एक तरीके से टाइम का रिडक्शन होएगा। आगे क्या कह सकते हैं, फैसिलिटेट स्मूथ ऑपरेशन, ये किसमें हेल्प करता है, स्मूथ ऑपरेशन में हेल्प करता है, अडेप्ट करता है चेंजेस को एंड इनहांस करता है एम्प्लॉयज के मोरल को। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको अगर आप लोग पढ़ लेंगे, एक बार गो थ्रो कर लेंगे, तो डेफिनेटली इस तरीके के सवाल को आराम से आप लोग टैकल कर पाएंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट टाइम पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको गहराई में जाकर के समझ करके चीजों को करना है, नहीं। लास्ट मोमेंट पे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप वो बच्चे हैं जिन्होंने 5-6 दिन पहले पढ़ना शुरू किया है। तो 5-6 दिन में आप लोग डिटेल में जाकर के, गहराई में जाकर के वो नॉलेज अचीव करने नहीं आए हैं। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार किसी भी तरीके से कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए, कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाए, कुछ ऐसी वीडियो मिल जाए जो हमारे कुछ ध्यान में रह जाए, कि जिसको हम लोग मेमोराइज कर ले, याद कर ले और अपने पेपर के अंदर हम अपने क्वेश्चंस को टैकल कर पाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाए जो काफी बार रिपीट होते हैं, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है। दैट्स व्हाई मैं ना गहराई में जा रहा हूं, ना हम लोग इतना डिटेल में पढ़ेंगे। वो ये लेक्चर नहीं है कि हमें
डिटेल में जाके पढ़ा ना, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, किस तरीके से मेन पॉइंट है, आप जिनको अच्छे से लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन की बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जिनके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज्यादा हैं और किस तरीके से आपको आंसर को फ्रेम करके आना है, इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन था जो काफी इंपॉर्टेंट था, जो पिछली 3 यूनिट के दरमियान मेरे को करवाना था, लेकिन मैंने गलती से स्किप कर दिया। ई कॉमर्स क्या होता है और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या है, इसका आंसर मैंने अच्छे से बनाया हुआ है। ई कॉमर्स का मीनिंग क्या है, इंटरनेट को भी एक्सप्लेन किया है, की पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन किया है, अलॉन्ग विद सिक्योरिटी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ई कॉमर्स, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसको भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैंने इस लिस्ट में डाला है, तो ऑब्वियस सी बात है ये काफी इंपॉर्टेंट आपकी सीरीज रहने वाली है क्वेश्चन की। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पिछली 3 यूनिट का एक सवाल था जो रहता है, यहाँ पे ये भी पूछा जाता है, मेजर्स टू एड्रेस सिक्योरिटी प्रॉब्लम ई कॉमर्स के केस में। ठीक है ना, इसको माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आपका कॉन्सेप्ट एंड द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग से है, आपको एक्सप्लेन करना है कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना किसी भी चीज के ऊपर, जितनी भी एक्टिविटी आपके बिजनेस में है उनके ऊपर कंट्रोल करना, इसी को तो कंट्रोलिंग कहते हैं देसी लैंग्वेज में। यानी हम लोग कह सकते हैं कंट्रोलिंग इज द की फंक्शन। आप लोग क्या कहेंगे, कंट्रोलिंग अपने आप में क्या है, एक की फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो एंश्योर करता है, क्या एंश्योर करता है, एक्टिविटीज आर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान, एक्टिविटी क्या होए, कैरिड आउट हो अकॉर्डिंग टू द प्लान। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपने जो प्लान बनाया उस प्लान के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज हो, इस चीज की जिम्मेदारी किसकी होती है, ये आपके कंट्रोल की जिम्मेदारी होती है, जो आपका की मैनेजरल फंक्शन होता है। ठीक है ना, इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शन इफ देयर आर ए डेविएशन। यानी कि हमने क्या किया, हमने मेजर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को, उसको कंपेयर किया जो हमने प्लान बनाया था उसके साथ, और अगर हमें उसके अंदर कोई कमी लगता है, कोई फॉल्ट लगता है, कोई डेविएशन लगता है, तो उसको रेक्टिफाई करना। ये सब काम किसका होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये सब किसके अंदर होता है, कंट्रोलिंग के अंदर होता है। कंट्रोलिंग का मतलब सारी एक्टिविटी प्लान के हिसाब से हो, जो योजनाबद्ध तरीके से हो, और यहाँ पे हम मेजर करते हैं परफॉर्मेंस को, हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसके साथ अगर हमें कुछ डेविएशन दिखता है तो फिर हम लोग बुनियादी तौर पे जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप है उनको लेके चलते हैं। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन अगर आपको देखना चाहें तो एक बड़ा फेमस नाम है जिसको कोन्स एंड ओडोनल कहते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या है, कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग दैट एक्चुअल एक्टिविटीज कंफर्म टू प्लान्ड एक्टिविटी। समझ में आया, यानी कि जो आपकी एक्चुअल एक्टिविटी है वो किसको कंफर्म करे, वो आपके प्लान्ड एक्टिविटी को, बात वही होगी। इसको क्या कहते हो आप लोग, कंट्रोलिंग कहते हो। अगर आप लोग की फीचर्स की बात करते हो तो कुछ पॉइंट है जिनको लिख के आ सकते हो। अपने आप में कंट्रोलिंग हेल्प करता है अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए कैसे, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। पिछले 15 मिनट से मैं यही बात आपको समझा रहा हूं। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, क्या मेंटेन किया जाता है, डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। याद रखिएगा, डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी किसका ही काम होता है, आपके कंट्रोलिंग का काम होता है। एंड ये आपका एंश्योर करता है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्टिमल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज अगर आपको करना है तो इसकी एश्योरेंस का काम भी कौन करता है, कंट्रोलिंग करता है। कंट्रोलिंग की कुछ फीचर है जो आपको पेपर के अंदर लिख के आनी होती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कंट्रोलिंग भी गोल ओरिएंटेड होता है, कंट्रोलिंग भी आपका एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, और यहाँ पे इन्वॉल्व करके चलते क्या, मेजरमेंट एंड करेक्शन। मैंने बताया ना, हम लोग मेजर भी करते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ, और फिर हम उसके अंदर अगर कोई डेविएशन दिखता है तो हम उसको करेक्ट भी करते हैं। एंड आगे क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग रहते हैं, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं प्लानिंग के हिसाब से कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये फ्लेक्सिबल होता है एंड रिजिड नहीं होता है, लकीर का फकीर नहीं है, इसके अंदर तब्दीली, चेंजेस, बदलाव करने की पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। समझ में है, तो कंट्रोलिंग भी अपने आप में की मैनेजमेंट जो आपका की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो आपके मैनेजमेंट, अगर आप लोग कहते हैं मैनेजमेंट का की फंक्शन है। ठीक है ना, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहां पे ये तो होगी कंट्रोलिंग की बात। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग की। देखिए, अगर आप लोग प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग अलग स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होकर चलती हैं। कंट्रोलिंग अपने आप में एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहां पर कुछ 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। पहली स्टेप होती है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को आपको सेट करना है, कि ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, इस तरीके की प्लानिंग आप लोग करके चलेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया,
परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट किया, उसके बाद आप लोगों ने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, उसके बाद परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम लोग कंपेयर करते हैं, उसकी तुलना करते हैं। एक बार कंपेयर हो गया, फिर हम देखते हैं एग्जैक्टली उसके अंदर कितना डेविएशन है, ठीक है ना, कितना बदलाव है, कितने चेंजेस है, कितना फर्क है, उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। फिर हम उसको सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए सही एक्शंस लेते हैं। एंड लास्ट में जाके क्या होता है, फीडबैक एंड द फॉलो अप। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा क्या जाएगा, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग कंसिस्ट ऑफ द 6 स्टेप्स, इन्वॉल्व 6 स्टेप। पहली स्टेप क्या है, सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कोई भी बेंचमार्क है आप लोग सेट करते हैं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड आर बेंचमार्क फॉर द मेजरिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है। आगे आप क्या कहेंगे, कैन बी क्वांटिटेटिव, याद रखिएगा ये अपने आप में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। एंड मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, उसको कंपेयर करना है, उसके बाद देखना है डेविएशन कितना है, फिर उसको सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम एक्शन लेते हैं। एंड फिर क्या होता है, फीडबैक एंड द फॉलो अप। समझ में आया? तो बहुत आसान है, पढ़ेंगे एक बार, गो थ्रो करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेक श्योर करके इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला सवाल मोटिवेशन से है माय डियर फ्रेंड्स। मोटिवेशन क्या होता है, और आपका जो एमसी ग्रेगर्स की जो 2 थ्योरीज दी थी एमसी ग्रेगर ने, एक आपकी थ्योरी एक्स और एक थ्योरी वाई, दोनों पूछी जाती है पेपर के अंदर, तो मेक श्योर करके इनको अच्छे से याद करना। देखिए मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो कहीं ना कहीं आपकी अंदरूनी जो ऊर्जा है ना उसको रीजनरेट करने में काम करता है। खैर ये तो ऊपर की बात हुई है, अभी आपको मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर कैसे लिखना है समझ लेते हैं। हम कहेंगे मोटिवेशन अपने आप में एक इंटरनल ड्राइव होता है जो प्रमोट करता है किसी भी इंडिविजुअल को एक्शन लेने के लिए टुवर्ड्स द अचीविंग द गोल। यानी कि मोटिवेशन इज ए इंटरनल ड्राइव दैट प्रमोट एन इंडिविजुअल टू टेक द एक्शन टुवर्ड्स द अचीविंग द गोल इज कॉल्ड द मोटिवेशन। मोटिवेशन अपने आप में एक ऐसा इंटरनल ड्राइव होता है जो किसी भी इंडिविजुअल को एक तरीके से फोर्स करता है, किसी भी इंडिविजुअल को प्रमोट करता है कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन ले। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स कुछ की पॉइंट है जिनको आपको याद रखना जरूरी है। मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस, याद रखिएगा। मोटिवेशन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मोटिवेशन अपने आप में एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इट एसेंशियल फॉर द एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी एंड द सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है मोटिवेशन, क्या है, जरूरी है। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर मोर कमिटेड, एफिशिएंट एंड इनोवेटिव। ये थोड़ा ध्यान रखना है, जितने भी मोटिवेटेड एम्प्लॉयज होते हैं वो ज्यादा कमिटेड होते हैं, वो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, वो ज्यादा इनोवेटिव होते हैं। समझ में आया? तो ये सारे क्या है, की पॉइंट्स आपको याद करने, ठीक है। तो मोटिवेशन की डेफिनेशन समझ में आई, इसके की पॉइंट समझ में आए। अब आपको समझना है एमसी ग्रेगर की क्या क्या थ्योरीज थी। एमसी ग्रेगर की हम लोग बात करते हैं 1960 1960 में इसने प्रपोज की थी 2 कंस्ट्रेंट थ्योरी अबाउट द एम्प्लॉयज मोटिवेशन। पहली थी थ्योरी एक्स और माय डियर फ्रेंड्स दूसरी थी थ्योरी वाई। ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। थ्योरी एक्स की अपनी अजम्पशन है, थ्योरी वाई की अपनी अजम्पशन है, आपको केवल पढ़ के जाना। जैसे अगर आप लोग थ्योरी एक्स की बात करते हैं और इसकी अजम्पशन की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स थ्योरी एक्स ये कहती है, जब भी आप लोग थ्योरी एक्स की बात करते हैं, जस्ट ए मिनट मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं। यस, थ्योरी एक्स ये कहती है एम्प्लॉयज इनहार्टेंटली डिसलाइक वर्क, यानी कि एम्प्लॉय इनहार्टेंटली क्या करते हैं, वर्क को डिसलाइक करते हैं एंड विल अवॉइड इफ इट इज पॉसिबल। यानी कि एम्प्लॉय की पूरी पूरी कोशिश रहती है अगर काम को टाला जा सकता है तो वो टालेगा। समझ में आया? काम के अंदर अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की जिसको आप लोग बात करते हैं ना, दे मस्ट बी कंट्रोल। आप लोग क्या कहेंगे, इस शब्द को छोड़ दीजिए, मिस्टेक है। आप लोग क्या कहेंगे, दे मस्ट बी कंट्रोल। वो क्या होने चाहिए, कंट्रोल होने चाहिए। एंड ट्रीटेड विद द पनिशमेंट टू अचीव द गोल। यानी कि उनको क्या करना है, उनको कंट्रोल करना है एंड ट्रीट करना है विद द पनिशमेंट टू अचीव द गोल। आगे देखिए, मोस्ट पीपल प्रीफर डायरेक्शन, सिक्योरिटी एंड लिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए एंड द लिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। समझ में आया? मोटिवेशन इज ए प्राइमरली एक्सटर्नल यूजिंग रिवॉर्ड एंड द पेनल्टीज। याद रखिएगा, मोटिवेशनल प्राइमरी कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड द पेनल्टी। कुछ कुछ अजम्पशन है जो आपको पेपर के अंदर लिख के आनी है। वही इंप्लीकेशन फॉर द मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, मैनेजर्स अडॉप्ट अथॉरिटियन स्टाइल
ठीक है। मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, अथॉरिटियन स्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। डिसीजन आर सेंट्रलाइज्ड, ये याद रखना है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में पढ़ा चुका हूं, तो जो डिसीजन है वो कैसे होने चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए। एंड एम्फेसाइज इज ऑन स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड द कंट्रोल, ये आपको थोड़ा याद रखना है। एम्फेसिस है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट सुपरविजन और कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ अजम्पशन है जो थ्योरी वाइज से जुड़ी हुई है, जिनको आपको पेपर के अंदर लिख के आना। जैसे हम कहेंगे वर्क इज ए नेचुरल एज ए प्ले, एम्प्लॉयज कैन एंजॉय इट इफ प्रॉपरली मोटिवेटेड, यानी कि मोटिवेटेड एम्प्लॉयज है ना, वो आपके जो वर्क को एंजॉय कर सकता है, क्योंकि हम मान के चलते वर्क नेचुरली एक प्ले है, एक खेल है, ठीक है ना। एंड एम्प्लॉयज आर सेल्फ मोटिवेटेड, एम्प्लॉय क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड। एंड सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीक करते हैं। दे कैन एक्सरसाइज क्रिएटिव एंड सोल्व द प्रॉब्लम, दे एक्सरसाइज क्रिएटिविटी को कर सकते हैं एंड प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अगला जंक्शन क्या है, मोटिवेशन कैन बी इंट्रिंसिक एंड कमिंग फ्रॉम अचीवमेंट, मोटिवेशन अचीवमेंट से आता है, रिकॉग्नाइजेशन से आता है एंड पर्सनल ग्रोथ से आता है, इसको भी आपको याद रखना है। अगर आप लोग इंप्लीकेशन फॉर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजर्स अडॉप्ट ए पार्टिसिपेटेड स्टाइल, यानी कि आपको मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, वाई के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेटेड स्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। डिसीजन डिसेंट्रलाइज्ड होने चाहिए एंड फोकस ट्रस्ट के ऊपर होना चाहिए, कोलैबोरेशन एंड द पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए किसी भी मैनेजर का। कोई समझने वाली बात नहीं, सिर्फ रटना है, याद करना है, एज इट इज दिमाग में रखो। अगर क्वेश्चन दिखता है तो चिपका दो बस, अगर पास होना है तो, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ना था तो फिर अगर आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। अभी हमारा मेन टारगेट उन बच्चों को लेकर के है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, केवल पास होना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात, अच्छा ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप लोग पेपर में अच्छे से प्रेजेंट करके हंस के नंबर ना कटे, एक पूरी टेबल बनवा दी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिक, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, ये पैरामीटर है, ऐसे आप लोग करेंगे। पूरा लिखने के बाद ऐसे करेंगे ना तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, अगला क्वेश्चन है लीडरशिप से। आपको बताना है लीडरशिप क्या होता है और कितने टाइप का लीडरशिप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगा लीडरशिप क्या है, कितने टाइप का होता है। देखिए, लीडरशिप अपने आप में एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम लोग इन्फ्लुएंस, गाइड एंड मोटिवेट कर सके लोगों को। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और गाइड कर सकते हैं, मींस यू हैव अ एबिलिटी ऑफ लीडरशिप। आपके पास क्या है, एबिलिटी है लीडरशिप की। अब ये जो मोटिवेशन हो रहा है, ये जो गाइड हो रहा है, ये इन्फ्लुएंस हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए करना पड़ता है। समझ में आया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ की पॉइंट्स है अगर आप लोग बात करते हैं लीडरशिप की। लीडरशिप इन्वॉल्व इन्फ्लुएंसिंग अदर, यानी कि दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कलाकारी आपको आनी चाहिए। इट इज असेंशियल फॉर अचीविंग द ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है या ग्रुप अचीव करना है तो माय डियर फ्रेंड्स इसके लिए बड़ा असेंशियल हो जाता है। इस बात को आपको अपने ख्याल में रखना है। लीडर्स प्ले रोल सच एज ए डिसीजन मेकर्स, यानी कि लीडर क्या करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर, मोटिवेटर की तरह और रोल मॉडल की तरह। समझ में आया। टाइप ऑफ लीडरशिप अगर आप लोग बात करते हैं तो अलग अलग टाइप की लीडरशिप होती है, ध्यान रखिएगा। पहली है ऑटोकैरेटिक लीडरशिप, ठीक है। दूसरी है डेमोकैरेटिक लीडरशिप। तीसरी है माय डियर फ्रेंड्स लेसिज फियर लीडरशिप, ठीक है। अगली है आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ठीक है। अगली है आपकी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। याद रखिएगा इनके बीच में काफी बड़ा डिफरेंस आता है। क्या आता है डिफरेंस, कि आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के बीच में क्या फर्क होता है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है। आगे होता है आपका चैरिस्मेटिक लीडरशिप, ठीक है। और इसके अलावा खत्म हो गया, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब एक एक करके इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अगर पेपर के अंदर आए तो क्या होगा, ऑटोकैरेटिक लीडरशिप का मतलब लीडर मेक द डिसीजन अलोन, यानी कि ऑटो का मतलब खुद से उसको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन बनाना पड़ेगा, विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट्स के साथ कंसल्टिंग नहीं करनी है। इंप्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑर्डर स्ट्रिक्टली, यानी कि इंप्लॉयज रेस्ट्रिक्ट होते हैं कि उनको ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग लिख सकते हैं इसके अंदर। और अगर आप लोग डेमोक्रेटिक के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे लीडर इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयज, यहाँ पे किसको इन्वॉल्व करके चलता है, डिसीजन मेकिंग के अंदर एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करके चलता है। एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड कोलैबोरेशन एंड द आइडियल शेयरिंग। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ओपन कम्युनिकेशन होता है एंड एम्प्लॉयज मोटिवेशन एंड द इन्वॉल्वमेंट। ये आपको थोड़ा याद रखना, ठीक है। ऐसे आपको ये वाला कर लेना है। मैं आपको थोड़ा फटाफट बता देता हूं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है। इंस्पायर एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज टू अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, माने
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी भी इंप्लॉय से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आप हमें लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंस्पायर करना पड़ेगा और मोटिवेट करना पड़ेगा। फोकस ऑन चेंज, इनोवेशन एंड द पर्सनल ग्रोथ। यहाँ पे किस पे फोकस होता है, चेंज के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर। और अगर आप लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की तो यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, विजनरी एंड द इंस्पायरिंग, एनकरेज इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन एंड द फोकस ऑन द इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन को एनकरेज करना, विजनरी एंड द इंस्पायरिंग होना। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की बात करते हैं तो फोकस ऑन रूटीन टास्क एंड द परफॉर्मेंस। यहाँ पे रूटीन टास्क और परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस किया जाता है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू अचीव द कंप्लायंसेज, यानी कि रिवॉर्ड और जो पनिशमेंट है उसका यूज किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, टास्क ओरिएंटेड, क्लियर रूल एंड द प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस बेस्ड मोटिवेशन। बेसिक बातें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली आप लोग इसको लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी ने नोट कर लिए होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और है जो कई बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर रीड कर लीजिएगा, इसमें समझाने वाली बात कुछ है नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ टुडेज। डिस्कस करना है, माने मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है, ठीक है ना, जो भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी जिंदगी का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, इसके ऊपर डिस्कशन करना है। कुछ बेसिक पॉइंट है जो मैंने लिखे हुए हैं, इनको आप लोग जरूर अच्छे से लर्न कीजिएगा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ 6 सिग्मा एंड इट्स रूल इन इंप्रूविंग द बिजनेस प्रोसेस। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है माय डियर फ्रेंड, ध्यान से समझना। ठीक है, जस्ट ए मिनट। चलिए देखो क्या पढ़ना है, 6 सिग्मा एंड इसका रोल इंप्रूविंग द बिजनेस प्रोसेस। देखिए 6 सिग्मा का मतलब अच्छे से रिसोर्स को यूटिलाइज करना, डिफेक्टिव माल बहुत कम प्रिपेयर होना। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो डिफेक्टिवनेस है उसको एक्सट्रीम हद तक क्या कर सके, कम कर सके। ये क्या होता है, ये 6 सिग्मा रूल होता है। मोटरोला ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा। देखिए 6 सिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। 6 सिग्मा इज ए क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक। सबसे पहली बात तो ये क्या होती है, एक क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक होती है जिसका एम होता है कि वो क्या करे, डिफेक्ट्स को रिड्यूस करे, एरर को रिड्यूस करे और वेरिएशन इन द बिजनेस प्रोसेस, वेरिएशन जो भी आता है बिजनेस प्रोसेस के अंदर उसको रिड्यूस किया जाए। इसको डेवलप किया था मैंने बताया मोटरोला ने, एंड लेटर बाद में किस क्या हुआ, पॉपुलराइज्ड हुआ बाय द जनरल इलेक्ट्रिक, जीई के नाम से बाद में काफी पॉपुलराइज्ड हुआ। अब ध्यान रखिएगा सिग्मा 6 का मतलब क्या है। 6 सिग्मा मींस अचीविंग ए प्रोसेस वेयर द नंबर ऑफ डिफेक्ट इज एक्सट्रीमली लो। अब यहां पे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स क्या होंगे, एक्सट्रीमली लो होंगे। एक्सट्रीमली लो का मतलब ओनली 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, ओनली 3.4 डिफेक्ट्स। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, ओनली 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। किसकी बात हो रही है, पर मिलियन की बात हो रही है। इसको कहते हो एक्सट्रीमली लो। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे, पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। इसका शॉर्ट एब्रीविएशन क्या रहेगा, DPMO। याद रखिएगा, यानी कि आप क्या कहेंगे, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। तो DPMO का मतलब क्या होता है, यही होता है। ठीक है, इट फोकस ऑन मेकिंग प्रोसेस, ये किस पे फोकस करता है, प्रोसेस कंसिस्टेंट रहे, एक्यूरेट रहे एंड एफिशिएंट रहे। ठीक है, यहां पे सिंपल शब्दों में आप लोग कह सकते हैं 6 सिग्मा इज ए मेथड टू इंप्रूव द क्वालिटी, रिड्यूस द वेस्टेज एंड इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। 3 चीजें हैं, क्वालिटी इंप्रूव करना, वेस्टेज रिड्यूस करना एंड इंक्रीज करना कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। ये 6 सिग्मा टेक्निक का मेन प्रिंसिपल है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। कस्टमर फोकस्ड अप्रोच रहता है, यहाँ पे ये आपको लिख के आना है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होता है, ये लिख के आना है। रिड्यूसिंग वेरिएशन इन द प्रोसेस, ये हम बात कर चुके हैं, रिड्यूस करना किसमें, वेरिएशन इन प्रोसेस। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है एंड कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, ये यानी कि 6 सिग्मा मेनली यूजेस 2 मेथोडोलॉजी। यहाँ पे 2 मेथड्स हम लोग यूज करते हैं। DMAIC एग्जिस्टेंस प्रोसेस बोलते हो, DMADV इसको न्यू प्रोसेस बोलते हो। D स्टैंड फॉर डिफाइन, M स्टैंड फॉर मेजर। डिफाइन करना, मेजर करना, एनालाइज करना, इंप्रूव करना और फिर उसके कंट्रोल करना। यहाँ पे D फॉर डिफाइन, M फॉर मेजर, A फॉर एनालाइज, लेकिन D फॉर होता है डिजाइन करना और उसके बाद क्या करना, वेरीफाई करना। ठीक है,
बेसिक बेसिक बातें हैं, आप लोग बड़े प्यार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या पूछा गया था, रोल ऑफ सिक्स सिग्मा इन इंप्रूविंग द बिजनेस प्रोसेस। तो आप लोग क्या लिखेंगे, सिक्स सिग्मा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस। इट्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आर, क्या क्या मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है कि रिड्यूस किया जाए डिफेक्ट को और एरर को, ये हम लोग बात कर चुके हैं कि एरर कम हो जाए, डिफेक्ट्स कम हो जाए, इनहांस हो जाए कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट में डिफेक्ट कम होगा तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, इंप्रूव कर सके एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, जब वेस्टेज रिड्यूस होगा तो ये जो आपका एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। एंड अच्छा, ये तो कुछ बातें थी किससे जुड़ी हुई, सिक्स सिग्मा से। तो काफी इंपॉर्टेंट बातें माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से लिख के आइएगा। नोट्स में आपको टेलीग्राम पे ऑफर कर ही दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से माय डियर फ्रेंड्स इनको क्या करना है, याद करके जाना, ठीक है। बहुत हद तक पेपर के अंदर काफी क्वेश्चंस हैं जो आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 की इन वीडियोस से देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी सारे पेपर के अंदर अच्छे से बेस्ट मार्क्स लेके आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट। ये हालांकि मैं अभी आपको समझा चुका हूं कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप लोग इसको एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। कंट्रोलिंग के ऊपर हमने डिटेल में बात की थी। ये माय डियर फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। कुछ एक दो क्वेश्चन है जिनको आपको रीड करके जाना है, जैसे आपका मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन इन द मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर इस थ्योरी का अपना एक रोल है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा माय डियर फ्रेंड्स। काफी छोटी सी थ्योरी है ये, उम्मीद करता हूं आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए मैंने बताया था ना आपको, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का क्या मतलब होता है। टेबल और फॉर्म में आपका कंपैरिजन है, फटाफट से इसको रीड कीजिए, बहुत आसान है। अच्छे से इसको एज इट इज पेपर के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको छाप के आना है, समझ में आया। तो माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे यूनिट 4 और यूनिट 5 से जुड़े हुए। अगर आप लोग वन शॉट वीडियो देख रहे हैं तो आपको 5 यूनिट कंबाइन करके मिल गई होंगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल गया होगा। मैं उम्मीद ऐसा करके चलता हूं पेपर से पहले आप इस वीडियो को या इन 5 पार्ट्स को देख के जाएंगे, अच्छे से जो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं सबको मेमोराइज करके लर्न करके जाएंगे। इतना मैं आपको बोल सकता हूं, क्वेश्चन हो सकता है ट्विस्ट होके आ जाए, लेकिन आप लोग अच्छे से लिख के आएंगे ना तो आप लोग बड़े आराम से न केवल पास हो सकते हैं बल्कि अच्छे नंबर भी लेके आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, जब तक के लिए मित्रसोल दी बेस्ट, लकी प्लर।